नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मंथली करंट अफेयर्स के वीडियो में आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। जून मंथ 2021 का करंट अफेयर यहाँ पर पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर जून मंथ से आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद करने में सक्षम हो सकेंगे। सेक्शनल करंट अफेयर सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, सेक्शन वाइज न्यूज़ होती है सबसे पहले, और फिर इन न्यूज़ पर आधारित हम एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं इस पूरे वीडियो में। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड कोर्स बाय करना चाहते हैं तो इन दो गिवन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। हमारे करंट अफेयर्स के फॉर्मेट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स देख लेते हैं जो जून मंथ में किए गए हैं। ओडिशा और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बीच एग्रीमेंट हुआ है। किस लिए हुआ है? घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार करने के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से साथ किया है ओडिशा सरकार ने। बस इतना ही हमारे लिए जरूरी है। उसके बाद ये आप अगर हमारे करंट अफेयर को लगातार फॉलो करते हैं तो आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा सीबीएसई और माइक्रोसॉफ्ट की इस पार्टनरशिप के बारे में पिछले साल भी इसी जून मंथ में बात की गई थी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो आई है नई, उसके तहत 8 से 12 को डेटा विज्ञान जो है हम पहले से शुरू करवा देंगे उनका, कि जिससे बाद में बीटेक करते समय या फिर अदर हायर एजुकेशन में उनको दिक्कत ना हो कोडिंग वगैरह में, क्योंकि कोडिंग इंटरेस्ट बेस्ड है। कोडिंग में किसी किसी छात्रों को बहुत इंटरेस्ट होता है लेकिन पहले से नहीं पढ़ाया जाता है स्कूल में उसके बारे में बेसिक्स भी, तो कुछ लोग बहुत कठिनाई महसूस करते हैं। तो नई शिक्षा नीति जो आई है उसके अनुसार जो है डेटा प्रोसेसिंग, डेटा साइंस को पहले से इनकलकेट किया जाना है हमारे सिलेबस में। तो 8 से लेकर 12 कक्षा तक जो है कोडिंग इंट्रोड्यूस करने वाला एज अ सब्जेक्ट है सीबीएसई बोर्ड, तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट से इन्होंने साझेदारी की है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि सीबीएसई ने 8 से 12 छात्रों के लिए जो कोडिंग वाला जो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने वाले हैं उसमें किसकी सहायता ले रहे हैं। तो ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं, एक में IBM हो सकता है, एक में इन्फोसिस हो सकता है, एक में TCS हो सकता है, एक में माइक्रोसॉफ्ट होगा। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट को चूज करना होगा। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और तेलंगाना के बीच समझौता हुआ है। किस लिए? आयुष्मान भारत तेलंगाना में लागू करने के लिए। आपको याद होगा कि जब आयुष्मान भारत आया था 2018 में सितंबर में, पहले तो पायलट तौर पर लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2018 को, तो कुछ स्टेट्स ने विरोध किया था। उनका कहना था कि हमारी स्टेट में जो स्कीम चल रही है, जैसे तेलंगाना में एक आरोग्यश्री करके स्कीम चलती थी, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने क्लेम किया था कि हमारी स्कीम इस स्कीम से ज़्यादा अच्छी है और हम इसमें ज़्यादा बेटर कर लेंगे। लेकिन फाइनली अब जो है तेलंगाना में आयुष्मान भारत को लागू किया जाना है, इस वजह से समझौता हुआ है। अच्छा, ये स्कीम्स बहुत ज़रूरी हैं। हाल ही में आयुष स्वच्छ भारत मिशन हो गया आयुष्मान भारत, इससे जब ACF का पेपर होता है तो इससे तो पूछते ही पूछते हैं। यूपीपीसीएस भी इसमें क्रोनोलॉजी में लगाने को दे सकता है। जल्द ही जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं आज़ादी के बाद से अभी तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली हर क्षेत्र की जो स्कीम है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित हो, चाहे ट्रांसपोर्ट से, चाहे हेल्थ से, उन सारी को हम एक साथ लाने वाले हैं विद उनकी डेट्स और विद उनका ऑब्जेक्टिव जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। NCERT की स्कीम्स भी उसमें शामिल करेंगे। खैर, अभी मुद्दे पर रहते हैं। अगर आपसे पूछ लें कि आयुष्मान भारत को लागू करने वाला सबसे पहला स्टेट कौन सा बना था, तो हरियाणा PCS में पूछ सकते हैं। और हरियाणा से ही जो है पहला क्लेम जो है डिसबर्स किया गया था, यानी आयुष्मान भारत के तहत सबसे पहला क्लेम जो है हरियाणा की एक महिला ने लिया था। जो लोग भी SCS की तैयारी कर रहे हैं हरियाणा सिविल सर्विसेज की, उनका जो प्री होने वाला है अभी 20 दिन और पोस्टपोन हुआ है, तो उसके लिए जल्द ही जो है हम इकोनॉमिक सर्वे और हरियाणा के बजट का वीडियो लेकर के आने वाले हैं। अभी झारखंड राज्य क्रिकेट संघ जो है JSCA जिसको बोलते हैं, उसने सेल बोकारो के साथ हाथ मिलाया है। यहाँ पर सेल बोकारो उनके स्टेट में तीसरा स्टेडियम बनाने में मदद करेंगे। तो इस तरीके से झारखंड में भी 3 स्टेडियम हो जाएंगे। अभी 2 स्टेडियम कौन कौन से हैं क्रिकेट वाले, जहाँ पर क्रिकेट मैच होता है? एक जमशेदपुर है, ये पुराना है, और हाल में रांची में बना था। ठीक है। और तीसरा स्टेडियम कहाँ बनाने की बात कही जा रही है? बोकारो में। ठीक है, बोकारो में। अभी हाल में G7 सबमिट हुई है, उसके बारे में तो अभी हम सबमिट्स वाले सेक्शन में देखेंगे ही, लेकिन एक कॉर्पोरेट कर लगाने पर जो G7 डील हुई है, इसमें समझ लीजिए कि मल्टीनेशनल कंपनीज पे कहा गया है कि कम से कम G7 कंट्रीज जो हैं 15% का टैक्स लगाएंगे। ठीक है, तो ये एक पैक्ट साइन किया गया है। NSDC और व्हाट्सएप के बीच गठबंधन हुआ है। ये भी सब चीज़ें हम पिछली साल से सुन रहे हैं। डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम जो है NSDC करेगा व्हाट्सएप के साथ मिल करके। ठीक, बस इतना ही ज़रूरी है। अपॉइंटमेंट्स में सबसे पहला और बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट है नफ्ताली बेनेट का। नफ्ताली बेनेट जो है ये इजराइल के 13वें प्रधानमंत्री बने हैं। उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि एक बहुत लंबा कार्यकाल अभी जो दन प्राइम मिनिस्टर थे बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने जो है 12 वर्ष का कार्यकाल जो है अपना फिनिश किया है। तो मतलब जब से आप तैयारी करना शुरू किए होंगे, काफ़ी पुराने लोग भी, आप इन्हीं का नाम सुनते होंगे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, और 12 साल बाद ये अब हट गए हैं। ठीक है, नफ्ताली बेनेट अब हैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर। केन्या के डॉक्टर पैट्रिक अमोथ, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने। अब इनका मैंने क्यों लिया अपॉइंटमेंट? क्योंकि इन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन को रिप्लेस किया है। अभी इनसे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन से पिछले साल हमने काफ़ी चीज़ें न्यूज़ में डिस्कस की थी और वनडे एग्जाम्स ने इसको पूछा भी था। ठीक है, तो हमसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि मतलब ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। हमसे पूछ सकते हैं कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि इनसे ठीक पहले हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर हर्षवर्धन, इस कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष।
स्पोर्ट्स से रिलेटेड अपॉइंटमेंट, डेबी हैविट जो है ये फुटबॉल एसोसिएशन इंग्लैंड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। उसके बाद डॉक्टर तडांग मीनू ये अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ कोच समिति की सदस्य बनाई गई हैं। अरुणाचल प्रदेश से पहली महिला है जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति की सदस्य बनाई गई हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला और पूरे भारत में से दूसरी वीमेन है। ठीक, उसके बाद कोस्टारिका की पूर्व उपराष्ट्रपति और अर्थशास्त्री जो है रेबेका क्रिस्पन इनका नाम है, ये अभी हाल में बनाई गई हैं फर्स्ट विमेन और फर्स्ट सेंट्रल अमेरिकन जिन्हें सेक्रेटरी जनरल बनाया है अंकटाड का। तो ये अंकटाड और यूएन वाले जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं इनसे संबंधित अगर कोई हेड चेंज होता है तो आपको देखना चाहिए। मिसलेनियस वाले में ये सब हमने करा दिया है, लेकिन कुछ चीज़ें बदलती रहती हैं। तो अब जो है इजाबेल ड्यूरेंट की जगह आ चुकी हैं रेबेका क्रिस्पन। ठीक है, और ये अंकटाड की पहली महिला महासचिव बनी है। ठीक है, हमारे जो वनडे एग्जाम है वो रॉ और आईएनए एनआईए के महानिदेशकों के बारे में पूछते रहते हैं। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक बने हैं कुलदीप सिंह। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जो हैं अरुण कुमार मिश्रा ये जो हैं बन गए हैं एनएचआरसी के अध्यक्ष। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष। कई सालों से जो है एचएल दत्तू बने हुए थे, एचएल दत्त या दत्तू उनको लिखा जाता है। हमारे यूपीपीसीएस पेपर में इन्हीं सब चीज़ों को थोड़े कठिन तरीके से पूछने की प्रथा देखने को मिल रही है। आइए देखते हैं किस तरीके से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछने के बजाय इस तरीके से क्रोनोलॉजी में अरेंज करने को आ सकता है। ठीक है, कि एनएचआरसी के जो 4 जो अध्यक्ष रहे हैं, जैसे कि यूपीपीसीएस 2020 पेपर में नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के जो चेयरपर्सन थे उसको कालानुक्रमिक क्रम में लगाने को आया था। तो ये आ सकता है हमारे पेपर में, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं रहेगा। अगर आपको याद है कि जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा हाल में बने हैं तो ये आखिरी में आएंगे, लेकिन ऐसे तो देखेंगे आप सारे ऑप्शन हैं तो थोड़ा सा आपको पीछे का भी अंदाजा होना चाहिए। तो एचएल दत्तू जो हैं ये 3rd पर रहेंगे। तो इस तरीके से आप कम से कम ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही लेंगे। ठीक है, तो बस मेरा कहने का ये मतलब है कि जब भी कोई बहुत बड़े आयोग में, कोई बहुत बड़े हमारे इंस्टीट्यूट में कोई हेड चेंज होता है तो आप उसके कम से कम पिछले 3 अपॉइंटमेंट्स थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन कर सकेंगे। जैसे सबसे पहले केजी बालकृष्णन, फिर सिरियाक जोसेफ, फिर एचएल दत्त होगा। लक्ष्मीकांत की बुक में एच के दत्त लिखा हुआ है शायद। ठीक है, फिर उसके बाद जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी। मार्था कूमे ये बन गई हैं जो ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है केन्या, इसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। ठीक, उसके बाद कैलिफोर्निया की जेरमी कैसल ये बन गई हैं भारत के ट्विटर की नई शिकायत अधिकारी। जेरमी कैसल एक्चुअली मेल पर्सन है। ठीक है, ये बन गए हैं एक्चुअली। धर्मेंद्र चतुर नाम के व्यक्ति को हाल में ट्विटर ने अपॉइंट किया था इंटरिम तौर पर, लेकिन आप देख रहे हैं कि सब चीज़ें काफ़ी न्यूज़ में थी कि नए आईटी रूल्स के चक्कर में धर्मेंद्र चतुर ने स्टेप डाउन कर दिया था। सरकार अपनी बात मनवाने पर तुली हुई है। चतुर ये सब प्रेशर नहीं झेल पाए ट्विटर, क्योंकि बात मान नहीं रहा है। आप देखेंगे कि ये सब चीज़ें इतनी जो है हाइपर हो गई थी कि हमारे जो है कानून मंत्री का ही 1 घंटे के लिए ट्विटर एक्सेस हटा दिया गया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जब न्यूज़ में रहती है तो इनसे कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं। जेरमी कैसल को बनाया गया अभी हाल में ट्विटर इंडिया का ग्रीवेंस ऑफिसर। उसके बाद समंत कुमार गोयल, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ये रॉ के प्रमुख थे, रॉ के हेड, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अरविंद कुमार गोयल ये भी आईबी के हेड थे, इनको पिछले साल अपॉइंट किया गया था इसी साल। इनका अब टर्म 1 साल और बढ़ा दिया है, यानी अब आपको दूसरे हेड नहीं याद रखना, जो पिछले साल थे यही अब आगे भी 1 साल बने रहेंगे। ठीक है, उसके अलावा टीवी नरेंद्रन ये 2021-22 1 वर्ष के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के बन गए हैं हेड। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट अभी हुआ है जून में, न्यू चेयरपर्सन बन गए हैं उत्तर प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन के पूर्व इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति बी के नारायण। तो जो हमारा वीडियो आता है हर महत्वपूर्ण यूपीपीसीएस एग्जाम के पहले कि उत्तर प्रदेश में कौन क्या है, उसमें ये वाला चीज़ अपडेट करिएगा आप। परेश बी लाल ये बन गए हैं भारत के लिए व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी। देखिए जितने भी हमारे सोशल मीडिया जाइंट्स हैं हमारे यहाँ पर काम करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया और आपका ट्विटर हो गया, जितने भी बहुत बड़े बड़े आपके प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया के, तो जो गाइडलाइंस आई हैं लेटेस्ट हमारी गवर्नमेंट की आईटी विभाग से वो ये है कि एक शिकायत अधिकारी ज़रूर से ज़रूर अपॉइंट करना पड़ेगा। तो सभी कंपनियों ने लगभग अपॉइंट किया है। अभी आप फेसबुक का भी देखेंगे नीचे। गिलर्मो लासो ये बन गए हैं इक्वाडोर के राष्ट्रपति 47वें। अब आप हमको कमेंट करके बताइए इक्वाडोर जो है ये किस कॉन्टिनेंट में आता है? ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है क्या? आप बताइए कमेंट करके। उखना खुरेलसुल्क ये बन गए हैं राष्ट्रपति मंगोलिया के, 6ठे मंगोलिया के प्रेसिडेंट बन गए हैं। स्फूर्ति प्रिया ये बन गई हैं ग्रीवेंस ऑफिसर फेसबुक की। तो ग्रीवेंस ऑफिसर जो है ट्विटर के, फेसबुक के और ये आपके व्हाट्सएप वाले, एक बार देख लीजिएगा। अमूल से जुड़े RS सोढ़ी जो हैं ये बन गए हैं अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ के बोर्ड के लिए इलेक्ट हो गए हैं। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन में बोर्ड के लिए एक मेंबर के रूप में सिलेक्ट हो गए हैं। अभी RS सोढ़ी को एक अवार्ड भी मिला है, अवार्ड वाले सेक्शन में हम लोग देखेंगे। रणजीत सिंह दिसाले, इनका नाम कुछ रिकॉल हो रहा है आपको?
अगर नहीं हो रहा तो मैं बताता हूँ अभी। विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार बन गए हैं, वर्ल्ड बैंक के एजुकेशन एडवाइज़र। इनका कार्यकाल जो है 2024 तक रहेगा। रंजीत सिंह दिसाले को 2020 का यूनेस्को का ग्लोबल टीचर प्राइज़ मिला था, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम में आने की अभी भी इसकी संभावना है। हमारे नए विजिलेंस कमिश्नर बन गए हैं सुरेश एन पटेल, ठीक है। संजय कोठारी को उन्होंने रिप्लेस किया है। उसके बाद न्यायमूर्ति संजय यादव, इनका अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है, आरओ में आ सकता है क्योंकि आरओ में अपॉइंटमेंट्स पूछते हैं उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। जैसे ये अब बन गए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अभी तक गोविंद माथुर आप याद किए हुए थे, अब इनको मेमोरी से हटा करके इनका नाम डाल दीजिए न्यायमूर्ति संजय यादव। पूर्व बिजली सचिव संजीव नंदन साहा ये बन गए हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अगले अध्यक्ष, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के अगले चेयरपर्सन। अनूप चंद्र पांडे ये हमारे नए चुनाव आयुक्त हैं। जितने मेंबर ये वीडियो देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का फ्री वाला टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसको अगर आप ज्वाइन करके रखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया चीज़ फ़ायदा ये मिलेगा कि जैसे ही कोई इवेंट होता है तो तुरंत ही उसकी डिटेल आपको मिल जाती है। जैसे ही कोई नई नियुक्ति होती है टेलीग्राम में हम डाल देते हैं। इवन न्यूज़ चैनल से पहले भी कभी मैं डाल देता हूं, क्योंकि मैं ट्विटर को फॉलो करता हूं। जैसे ही न्यूज़ आती है तो हम न्यूज़ मीडिया पोर्टल से पहले ही डाल देते हैं, ठीक। जैसे आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ग्रुप है। अगर आपने इसको ज्वाइन कर लिया तो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हो गई, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो गई, बहुत ज़रूरी करंट अफेयर हो गया तो उसकी पिक फॉर्म में हम डाल देते हैं। हम वीडियो नहीं बनाते यूट्यूब पर क्योंकि वीडियो पहुँच नहीं पाता है आप तक, नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, लेकिन ये चीज़ आराम से आप एक्सेस कर सकते हैं हमारे फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके। जैसे महत्वपूर्ण जानकारी है आज की डेट तक ये अपडेटेड है। जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC हमारे यहाँ पर कौन है, श्री सुशील चंद्रा, ठीक। और जो 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो कौन है, पहले हैं राजीव कुमार और दूसरे हैं अनूप चंद्र पांडे, ठीक है। तो इस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का टोटल जो आपका स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है। श्री MR कुमार, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ये LIC के अध्यक्ष थे, अब जो है 1 साल के लिए और अध्यक्ष बना दिए गए हैं, ठीक है। तो ये पहले से आपको याद था लेकिन आगे भी आपको याद रखना है 2022 तक। ब्रिटिश वकील हैं करीम खान करके, ये अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में मुख्य अभियोजक बन गए हैं, ठीक है। उसके बाद भारतीय विदेश सेवा अधिकारी यानी IFS ऑफिसर के नागराज नायडू, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष और मालदीव के विदेश मंत्री जो हैं अब्दुल्ला शाहिद ने इन्हें शेफ डी कैबिनेट नियुक्त किया है, ठीक है, शेफ डी कैबिनेट। उसके बाद IIT कानपुर के फैकल्टी हैं मुकेश शर्मा, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के एक ऑनररी मेंबर बनाए गए हैं। चूंकि ये करंट अफेयर थोड़ा सा यूपी से रिलेटेड है, इस वजह से हमने इसको लिया है। एक बार इसको देखिएगा जरूर, बस इतना याद करना है जितना बताया गया है। उसके बाद आशीष चंदोरकर, ये विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में भारत के स्थायी मिशन में 3 साल के लिए काउंसलर बनाए गए हैं। पहली बार किसी इंडिविजुअल को बनाया गया है WTO में काउंसलर। और ये यहाँ पर भारत में क्या करते हैं चंदोरकर, बेंगलुरु में एक पॉलिसी थिंक टैंक जो स्माही फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च है, इसके डायरेक्टर हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह अहलूवालिया डिप्टी चेयरपर्सन प्लानिंग कमीशन के रह चुके हैं पूर्व में। विश्व बैंक और IMF द्वारा एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य बनाए गए हैं, ठीक है। जून मंथ में काफ़ी सारे अवार्ड्स एंड ऑनर्स दिए गए हैं और इम्पोर्टेंट वाले हमने सब शामिल किए हैं इसमें। सबसे पहला अवार्ड जो है ये वर्ल्ड नो टोबैको डे के दिन अनाउंस किया गया था, यानी एकदम मई के एंड में 31 तारीख को। तो WHO के महानिदेशक का विशेष मान्यता पुरस्कार जो है स्पेशल रिकॉग्निशन बाय WHO डायरेक्टर, ये किसे मिला है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री को मिला था, डॉक्टर हर्षवर्धन जी को। क्यों मिला था, यहाँ पर तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में किए गए उनकी उपलब्धियों के लिए। क्या उपलब्धि हो सकती है, जैसे E-सिगरेट को काफ़ी हद तक बैन करना कई सारे राज्यों में, ये काम किया था हमारे स्वास्थ्य विभाग ने, तो इसके लिए WHO का ये अवार्ड इन्हें मिला था स्वास्थ्य मंत्री जी को। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर, ये ऑथर नितिन राकेश और जेरी विंड की जो किताब है ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, इस पुस्तक को ये अवार्ड मिला है इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर का। बस इतना ही जरूरी है, लेखकों के नाम जरूरी हैं बस। उसके बाद भारतीय सैनिक शांति सैनिक जो तैनात हैं UN के जो पीस मिशन में कई सारे अलग अलग देशों में, उनमें से जो अभी मतलब जो शहीद हुए हैं इस मिशन पर कार्य करते हुए, इनको UN द्वारा सम्मानित किया गया है मरणोपरांत। जैसे युवराज सिंह थे, इनके बारे में पिक भी मैंने डाली थी, ठीक है। तो मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र के पदक से सम्मानित किया गया है इनको। सिविलियन शांति रक्षक जो तैनात थे EVN माइकल पिकार्डो, ये भी भारतीय मूल के थे, इनको जो है सम्मानित किया गया है। मूलचंद यादव को सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का UP PCS का पेड क्विज ग्रुप।
अब देखिए इसमें क्या होता है कि अभी जैसे वीडियो बन रहा है तो इन लोगों का रिवीजन हो रहा होगा, जो लोग हमारे पेड ग्रुप से जुड़े हुए थे, क्योंकि जैसे ही जो घटना होती है उसी दिन इनको उसका क्वेश्चन करवा दिया जाता है। ठीक है, तो मतलब ये आपको रिकॉल रहता है। ठीक है, जैसे ये हम उसी दिन करवा देते हैं जिस दिन अवार्ड अनाउंस किया गया था। तो ये सभी को मिला है, कॉर्पोरल युवराज सिंह को, इवियन माइकल पिकार्डो को, मूलचंद यादव को, इन तीनों को जो है यूनाइटेड नेशंस मेडल सम्मानित किया गया है, जो यूएन के पीस ऑपरेशंस में काम कर रहे थे। nature.ttl.com का फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो मिला है 2021 का, ये भारतीय मूल के एक व्यक्ति को मिला है, श्री थॉमस विजन को। बस इतना याद रखना जरूरी है। किसके द्वारा दिया जाता है? nature.ttl.com के द्वारा। nature.ttl.com वाले अपनी वेबसाइट पे लिखते हैं कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इज़ आवर ऑब्सेशन। मतलब कुल मिलाकर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के क्षेत्र में ये संस्था काम करती है। उसके बाद डबलिन लिटरेरी अवार्ड 2021 ये मिला है वोलेरिया लुइसली को। ठीक है, और वोलेरिया लुइसली और उनका जो उपन्यास है लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव, उसके लिए मिला है। 23वां यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है भारतीय अभिनेत्री तिलोत्तमा सोम को। तिलोत्तमा सोम। किया NBA 6th मैन अवार्ड ये मिला है जॉर्डन क्लार्कसन को। ये मिलता है कह सकते हैं हम लोग बास्केटबॉल के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिलता है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 मतलब बेस्ट फिल्म का नेशनल अवार्ड 2021 मिला है पर्यावरण संरक्षण की श्रेणी में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूरियल नामक फिल्म को। वाटर ब्यूरियल 67वें राष्ट्रीय पुरस्कार बहुत पहले अनाउंस कर दिए गए थे मार्च के करीब में। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो फीचर फिल्म है वो कौन सी है जिसको 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में ये अवार्ड मिला है। इंटरनेशनल बुकर अवार्ड अनाउंस कर दिया गया है डेविड डायोप की जो किताब है, वैसे तो फ्रेंच भाषा में उन्होंने लिखी थी लेकिन उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक नामक किताब को ये इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला है। कुछ लोग मैन बुकर पुरस्कार, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। मैन बुकर अभी 2021 का नहीं आया है, ठीक है, वो सितंबर में अनाउंस होता है। मैन बुकर अभी नहीं आया है, ठीक है। अभी इंटरनेशनल बुकर आ चुका है, पुलित्जर आ चुका है, पुलित्जर भी अभी आगे हम इसी वीडियो में देखेंगे। फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021, ठीक है, पत्रकार पलागुम्मी साईनाथ को मिला है। फुकुओका सिटी इंटरनेशनल फाउंडेशन जो है जापान की एक संस्था, उसके द्वारा ये दिया जाता है। एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार ये गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ जो है जिसको अमूल के नाम से जानते हैं हम लोग, इसके प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है आर एस सोढ़ी। आर एस सोढ़ी का जिक्र हमने ऊपर भी किया हुआ है, ठीक है। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन में उनको सदस्य बनाया गया है बोर्ड में। तो आर एस सोढ़ी को एक पुरस्कार अभी हाल में अनाउंस किया गया है एशियाई उत्पादकता संगठन टोक्यो जापान में जो काम करता है उसके द्वारा एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन पुरस्कार। ये पहले इंडियन है इन बीते 20 वर्षों में जिन्हें पुरस्कार मिलने वाला है। द ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार अवार्ड ये है मंगोलिया देश के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार और ये किसको मिला है? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी है एक PSU भारत में, इसके चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है RK सब्बरवाल को इन्होंने दिया है। काहे दिया है? इसकी बैक स्टोरी क्या है? बैक स्टोरी ये है कि जब मंगोलिया के प्रेसिडेंट यहाँ पर आए थे, यहाँ पर भारत में सितंबर में करीब 2019 में, तो इंडिया ने अनाउंस किया था कि वहाँ पर जो ऑयल रिफाइनरी बन रही है मंगोलिया में उसको फंड करेंगे, उसमें सहायता करेंगे। भारत ने आश्वासन दिया था। भारत ने कहा था कि हम 1 बिलियन डॉलर का अपना सहयोग देंगे मंगोलिया को ऑयल रिफाइनरी वहाँ पर सेटअप करने के लिए, और भारत से ही इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जो है, ठीक है, जो कि एक नवरत्न कंपनी है, इन्होंने जो है ठेका यहाँ पर लिया था वहाँ पर बनाने का, ऑयल रिफाइनरी बनाने का। तो इसलिए हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से इनको RK सब्बरवाल को सम्मानित किया गया है। ये मंगोलिया से जो भारत के राजदूत है, मंगोलिया की ओर से भारत में राजदूत, उन्होंने आकर के पुरस्कार इन्हें दिया है। हालांकि ये ऑयल रिफाइनरी अभी संचालित नहीं हुई है, ऑयल रिफाइनरी जो है ऑपरेशनल होगी 2022 तक। तो ये मामला है कुल मिला करके। पेन पिंटर पुरस्कार 2021 ये लिटरेरी फील्ड में दिए जाने वाला एक पुरस्कार है। जिम्बाब्वे की लेखिका हत्सित्सी डोंगरेम्बा को मिला है। बस इतना ही याद रखना काफ़ी है। उसके बाद NSG काउंटर IED काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड मिला है IIT रुड़की के एक प्रोफेसर शैलेश गोविंद गणपुले को। इन्होंने एक ऐसा हेलमेट बनाया था जो बैलिस्टिक एक्सप्लोजन्स को अवॉइड कर सकता था। मतलब जैसे बैलिस्टिक एक्सप्लोजन्स के दौरान जो हमारे सुरक्षा कर्मियों को जो एक कह सकते हैं वो लग जाता था, मतलब जो बैलिस्टिक
ब्लास्ट के समय जब हमारे शांति रक्षक जो हैं उसके आसपास रहते थे तो काफ़ी ट्रोमेटाइज्ड हो जाते थे उस एक्सपीरियंस से, उनके दिमाग पर काफ़ी असर डालता था वो बैलिस्टिक अटैक। तो इन्होंने एक ऐसा हेलमेट बनाया है, एक ऐसा हेलमेट ईजाद किया है कि बैलिस्टिक अटैक्स का, बैलिस्टिक एक्सप्लोजन्स अगर आसपास भी हो रहे हैं तो फिर सैनिक को उसके सर में कोई प्रभाव नहीं होगा। तो इसके लिए पुरस्कार हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने दिया है इनको। असम की सरकार ने बोला है कि जैसे भारत सरकार भारत रत्न देती है, पद्म पुरस्कार देती है, ऐसे ही वो ही अपने यहाँ के लोगों को, अपने यहाँ पर जो लोग समाज में अच्छा कार्य करते हैं उनको अगले साल सम्मानित करेंगे असोम रत्न पुरस्कार से। हमारे पेपर में सवाल बन सकता है कि भारत रत्न की तर्ज पर अपने राज्य में रत्न पुरस्कार देने की घोषणा किस राज्य ने की है, तो उसका आंसर होगा असम। अभी जो करंट अफेयर है इसकी एग्जाम में आने की लगभग पूरी संभावना है, ठीक है, यूपीपीसीएस में, आरओ में, यूपीपीसीएस में, और इधर जो जितने भी एग्जाम आपके लगे हुए हैं जीआईसी वगैरह में, करंट अफेयर में इससे जरूर पूछ सकते हैं। यूएनसीसीडी लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 से मिला है राजस्थान के एक प्रोफेसर श्याम सुंदर जियाड़ी जी को, ठीक है। ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दिया जाने वाला, कह सकते हैं, सर्वोच्च पुरस्कार है जो लोग लैंड डिग्रेडेशन को कम करने के क्षेत्र में काम करते हैं, ठीक है, उनके लिए, या फिर जो एफोरेस्टेशन को, वनीकरण को बढ़ावा देने के क्षेत्र में काम करते हैं, उनको दिया जाने वाला पूरे विश्व में सर्वोच्च पुरस्कार है। राजस्थान के प्रोफेसर श्याम सुंदर जियाड़ी जी को मिला है। केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जो हैं के शैलजा, लगातार इनको कई सारे जगह से सम्मान मिलते रहे हैं, पिछले साल से ही हम देख रहे हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 कोविड कंट्रोल करने के लिए केरल में ये मिला है के शैलजा को, ठीक है, के शैलजा को। स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस लिटरेचर अवार्ड, ये फ्रांस के द्वारा दिए जाने वाला एक साहित्य का सम्मान है। ये फ्रेंच ऑथर इमैनुअल कैरेट को मिला है। स्नोफ्लेक ग्लोबल इनोवेटर पार्टनर ऑफ द ईयर पुरस्कार ये मिला है लार्सन एंड ट्यूब्रो को, हमारे एल&टी इन्फोटेक कंपनी जो है उससे मिला है। ये कौन देता है ये पुरस्कार? स्नोफ्लेक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर पुरस्कार ये देता है डेटा क्लाउड कंपनी है स्नोफ्लेक करके। डायरेक्टर जनरल का एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी ऑफ रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान ये मिला है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, किसके द्वारा? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा। अब ये अवार्ड हमने पिछले साल भी जून में देखा था कि ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट करके है, वो मान्यता देता है, या फिर पूरे विश्व में जो टॉप 50 ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर काम करना लोग पसंद करना चाहेंगे, या फिर जो ग्रेट प्लेस टू वर्क है, यानी कार्य करने की, काम करने की, नौकरी करने की बहुत अच्छी जगह है। तो भारत में लगातार कह सकते हैं हम लोग 15वें वर्ष से लगातार एनटीपीसी को ये लोग चूज़ कर रहे हैं। एनटीपीसी को टॉप 50 में इन्होंने जगह दी थी पिछले साल 47वें स्थान पर, इस बार दी है 38वें स्थान पर। और नेशन बिल्डर्स की कैटेगरी में, यानी कि जो राष्ट्र निर्माता कंपनियां हैं उनकी कैटेगरी में एनटीपीसी को भारत में पहला स्थान मिला है, ठीक है, वही यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। प्रतिष्ठित यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 से मिला है सुमिता मित्रा को, सुमिता मित्रा, यूरोपीय पेटेंट कार्यालय द्वारा ये दिया गया है। स्मार्ट सिटी अवार्ड्स ये भी पूछे जाने की लगभग 100% संभावना। यूपीपीसीएस तो इसको जरूर पूछेगा, यूपीपीसीएस आरओ वाले पूछ सकते हैं, जीआईसी वाले भी इसको भी, मतलब सारे एग्जाम में आना लगभग तय है। ये स्मार्ट सिटी बहुत ज़रूरी टॉपिक है क्योंकि ये प्री मेंस दोनों के सिलेबस में है। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020, अब इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ शहरों का पुरस्कार किससे मिला है? सूरत और इंदौर को संयुक्त रूप से, सूरत और इंदौर दोनों ही पहले पोजीशन पर। उसके बाद राज्य में किसको मिला है सर्वश्रेष्ठ? उत्तर प्रदेश को, बहुत ज़रूरी। उसके बाद मध्य प्रदेश सेकंड पर है, तमिलनाडु थर्ड पर है। सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश स्मार्ट सिटी स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन में कौन है? चंडीगढ़। अभी कुछ अन्य अवार्ड्स भी हैं, उनको भी एक बार देख लीजिएगा। ये अदर अवार्ड्स जो हैं इनको भी एक बार जरूर पढ़िएगा, लेकिन ये मेन जो हैं वो ये वाले हैं, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ शहर और सर्वश्रेष्ठ स्टेट जहाँ पर स्मार्ट सिटी इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा है। पुलित्जर पुरस्कार 2021, वैसे तो इसमें करीब 15 या शायद 20 तक कैटेगरीज होती हैं, लेकिन इस बार हम इसलिए इंटरेस्टेड हैं इसमें क्योंकि एक भारतीय मूल की पत्रकार को इन्होंने सम्मानित किया है। इसमें कई सारी कैटेगरीज होती हैं, तो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग वाली कैटेगरी में मेघा राजगोपालन जो है भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक, तो इन्हें ये पुरस्कार मिला है। पुलित्जर प्राइज़ में एक कैटेगरी में इनको भी पुरस्कार मिला है। बसफीड न्यूज़ में इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए चाइना में कैसे अत्याचार करते हैं अदर कम्युनिटीज़ पर, इस पर इन्होंने रिपोर्टिंग की थी, ठीक है। इसके लिए ये पुरस्कार इन्हें मिला है, मेघा राजगोपालन को। अगर पुलित्जर में यहाँ पर इंडियन ओरिजिन का कोई व्यक्ति यहाँ पर ना शामिल होता तो शायद ये पुरस्कार हमारे लिए ज़रूरी ना होता, लेकिन अभी ज़रूरी है। अब फोर्ब्स के दुनिया के बेस्ट बैंक की जो लिस्ट आई है उसमें भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक फोर्ब्स वालों ने किसे बताया है? ये बताया है डीबीएस बैंक को, ठीक है, डीबीएस बैंक को।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाफ्टा टीवी अवार्ड्स आ चुके हैं। बाफ्टा टीवी अवार्ड्स में खाली बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट एक्टर वाला अवार्ड एक बार देख लीजिएगा, बाकी मेरे हिसाब से कोई इतने अवार्ड जरूरी नहीं है। लीडिंग एक्ट्रेस इन्होंने किसको दिया? माइकेला कोयल को। आई एम माइकल कोयल, आई में डिस्ट्रॉय यू के लिए, फिल्म के लिए। और लीडिंग एक्टर इसमें है पॉल मैस्कल, नॉर्मल पीपल नामक फिल्म के लिए। ठीक है, बस इतना काफ़ी है। बुक्स एंड ऑथर, कई सारी बुक्स जारी की गई, लेकिन यहाँ पर खाली हम लोग इंपॉर्टेंट वाली करेंगे। माई जॉयज एंड सॉरोज एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड, कृष्णा सक्सेना की किताब है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने इसका विमोचन किया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कृष्णा सक्सेना, माई जॉयज एंड सॉरोज एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड, फियर्सली फीमेल, द दुती चांद स्टोरी, ये लिखा है सुदीप मिश्रा ने, ये दुती चांद के बारे में। स्टार गेजिंग, द प्लेयर्स इन माई लाइफ, ये लिखा है क्रिकेट कोच जो भारत के हैं रवि शास्त्री ने। उसके बाद इट्स अ वंडरफुल लाइफ, इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड की किताब हो गई, सलमान रश्दी की किताब हो गई, ये सब पूछते रहे हैं स्टेट पीसेस वाले, इसको देखिएगा। इट्स अ वंडरफुल लाइफ, ये है रस्किन बॉन्ड की नवीनतम किताब। उसके बाद पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी, ये कौशिक बसु की किताब है। होम इन द वर्ल्ड, ये लिखा है अमर्त्य सेन ने, अमर्त्य सेन, होम इन द वर्ल्ड। उसके बाद द नटमेग्स कर्स, पैराबल्स फॉर अ प्लैनेट, ये लिखा है अमिताभ घोष ने। ठीक है, ये भी लीडिंग ऑथर हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार वगैरह जीत चुके हैं, ये इंग्लिश में लिखते हैं और जो है LGBTQ कम्युनिटी से आते हैं। उसके बाद सावरकर कॉन्टेस्टेड लिगेसी, ये लिखा है विक्रम संपत ने। सलमान रश्दी की नई किताब आने वाली है, लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ, एसेज 2003-2020। द सिंस ऑफ बीइंग अ मदर, ये लिखा है ताहिरा कश्यप खुराना ने। विल स्मिथ जो एक्टर हैं उनकी आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी आने वाली है, मार्क मैनसन के साथ मिलकर के वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं। उसके बाद आत्मकथा बिलीव वॉट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये लिखी है सुरेश रैना ने। सुरेश रैना की ये आत्मकथा है, ये भरत सुंदर सन के साथ लिख रहे हैं। उसके बाद हब्बा खातून नाम से ये किताब जारी की गई है, मतलब लिखी गई है काजल सूरी के द्वारा। इंपॉर्टेंट डेट्स में बहुत महत्वपूर्ण वाले रखेंगे। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को होता है। साइकिल दिवस 2018 शुरू हुआ है, ये 3 जून को होता है। उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस की थीम देख लीजिएगा, वैसे तो 5 जून आपको याद ही होगा। री इमेजिन, रिक्रिएट, रिस्टोर, ठीक है, ये RRR अब चेंज हो गए हैं, अब रिसाइकिल वाली चीज़ें नहीं हैं। ठीक, अब है री इमेजिन, रिक्रिएट, रिस्टोर। उसके बाद वर्ल्ड फूड, ये जब भी आप जो है पोल्यूशन कंट्रोल के बारे में लिखेंगे ना तो इसको मेंशन कर सकते हैं जो मेंस देंगे। उसके बाद विश्व खाद्य सुरक्षा पुरस्कार 7 जून को, खाद्य सुरक्षा दिवस माफ़ कीजिएगा, 7 जून को इसकी थीम थी सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। उसके बाद महासागर दिवस 8 जून को होता है, द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड इस बार थीम थी इसकी। उसके बाद वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ये होता है 12 जून को, EPFO में आ सकता है क्योंकि उसमें लेबर वाली चीज़ें सिलेबस में है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, ये 17 जून को होगा, इस बार इसकी थीम थी रिस्टोरेशन, लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्दी लैंड। उसके बाद विश्व शरणार्थी दिवस, विश्व शरणार्थी दिवस ये भी हमारा ज्योग्राफी का पार्ट है, उसमें जब हम पॉपुलेशन वाली चीज़ें पढ़ते हैं तो शरणार्थियों के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको एक फैक्ट के रूप में पता होना चाहिए। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, ये पता होना चाहिए। 20 जून को होता है टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन, इस बार इसकी थीम थी। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को होता है, थीम थी कल्याण के लिए योग, यानी कि योगा फॉर वेल बींग, योगा फॉर वेल बींग। यूनाइटेड नेशंस का MSME डे कब होता है? 27 जून को। ठीक है, सांख्यिकी दिवस होता है 29 जून को। अब यहाँ पर डिफेंस के इवेंट्स देखेंगे। MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर अमेरिका से खरीद रहा है भारत, और भारत के कुछ पायलट्स वहाँ पर गए हैं इसको चलाना वगैरह सीखने, तो जल्द ही मतलब ये भारत के पास आ जाएंगे हेलीकॉप्टर्स। उसके बाद ये जो है भारत USA का नेवी पैसेज एक्सरसाइज, ये इंडियन ओशन में हुआ था। उसके बाद सजग नामक जो जहाज है उसको कमीशन किया गया है, अजीत डोभाल ने किया था इसको। ऑफशोर पेट्रोल वीजल है ये सजग। जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट अब बन गई हैं माविया सुडान। माविया सुडान के बारे में काफ़ी पेपर में आया था, तो ये कुल मिलाकर भारत की 12वीं महिला फाइटर पायलट हैं। सबसे पहली वाली का नाम आप कमेंट करके बताइए हमको, ठीक है। कौन है भारत की सबसे पहली महिला फाइटर पायलट? क्या वो भावना कंठ है, क्या वो अवनी सिंह है, क्या वो अंजलि सिंह है? उनका नाम आप कमेंट करके बताइए। क्या वो हिना सिंह है? मैंने आपको ऑप्शन भी दे दिए, ठीक। तो ये है कुल मिलाकर के, ये आती हैं राजौरी डिस्ट्रिक्ट से, जम्मू कश्मीर से। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक जो है ये 2022 तक कमीशन किया जाएगा। राजनाथ सिंह जी इसका हालचाल देखने गए थे कि कितना बन गया है, ठीक है। INS विक्रांत जो कमीशन किया गया था, मतलब INS इसका नाम क्या रहेगा? INS विक्रांत इसका नाम रहेगा जब इसको कमीशन करेंगे। ये भारत का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत हर चीज़ हम इंडिजिनस करने जा रहे हैं, डिफेंस में खास करके, तो उसी में है। हमारा सबसे पहला जो हमारे पास कह सकते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर था, वो रशिया से सहयोग लेकर के हमने लिया था। उसका नाम क्या था? INS विक्रमादित्य। हल्के हेलीकॉप्टर जो हैं ALH MK3, इन्हें अब इंडियन नेवी ने शामिल कर लिया है विशाखापट्टनम से, कुल मिलाकर के ये है यहाँ पर। इन ALH MK3 हेलीकॉप्टर्स को बनाया किसने? ये बनाया है HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण अभी किया गया ओडिशा के चांदीपुर में, ठीक है। सबसे पहला जो ये फ्लाइट टेस्ट हुआ था निर्भय का, ये कब हुआ था? 2013 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
संयुक्त नौसेना अभ्यास सी ब्रीज ड्रिल्स। सी ब्रीज ड्रिल्स जो है ये यूक्रेन और यूएसए ने किया था, 30 और छोटे छोटे देश इसमें शामिल थे। सी ब्रीज ड्रिल्स ये कहाँ पर हुआ था? ब्लैक सी में हुआ था, ब्लैक सी। उसके बाद हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत जिसका नाम संध्यक था उसको सेवा मुक्त कर दिया गया है। 40 साल से ये सेवा दे रहा था, अब इसको रिटायर कर दिया गया है। जो पोत जो है नहीं फिर हमारे उन्नत टेक्निक्स के हिसाब के होते हैं, फिर उनको डीकमीशन कर देते हैं, कर देती है हमारी नेवी या फिर कोई भी जो हमारे सेना यूज़ कर रही होती है। तो ये अब संध्यक जो है अब हमारे उतने काम का नहीं, तो इसको जो है खड़ा कर देंगे एक जगह पे। अभी डिफेंस की चीज़ें होती हैं बहुत स्पेसिफिक, आपको याद होना चाहिए। जैसे संध्यक जो है ये क्या है, पूछ सकते हैं कि जिसे अभी डीकमीशन किया गया है वो संध्यक क्या चीज़ है। संध्यक में आपको लिख देंगे कि क्या एक ये हेलीकॉप्टर था, क्या ये आपका सबमरीन था, क्या आपका ये सुपरसोनिक मिसाइल था, सबसोनिक मिसाइल था, या फिर आपका एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे व्हीसल था। तो ये हमारा एक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत था, ये पता होना चाहिए आपको। जैसे पिछले साल यूपीपीएससी ने 2020 में पूछा था कि व्हाट इज सार्थक, सार्थक क्या है। इंडो थाईलैंड के साथ जो कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल हम लोग करते हैं जिसको कॉर्पैट बोलते हैं शॉर्ट में, ये अंडमान सी में किया गया था। ये 31वां एडिशन था। एडिशन में से याद नहीं करना होता है आपको, लोकेशन याद रखिएगा। अंडमान सी में इंडो थाईलैंड कॉर्पैट हुआ था 2021 का, ठीक है। रॉयल थाई नेवी और हमारी इंडियन नेवी ने इसको किया था। उसके बाद भारत और यूरोपीय नौसेना बल का पहला संयुक्त अभ्यास ये कहाँ पर हुआ था? अदन की खाड़ी में, गल्फ ऑफ अदन में, ठीक है। यूरोपियन यूनियन की नेवी और भारतीय नौसेना ने अब तक का अपना पहला अभ्यास किया है, जरूरी है इसकी में जो लोकेशन पूछ सकते हैं कि कहाँ पर यूरोपियन यूनियन की नेवी के साथ हमने भारत की नेवी ने अभ्यास किया, गल्फ ऑफ अडन में। ये भी पूछ सकते हैं कि भारत की तरफ से कौन सा फ्रिगेट गया था, तो आईएनएस त्रिकंद गया था, आईएनएस त्रिकंद। पिनाका रॉकेट जो है हम इसका सफल परीक्षण कई बार करते रहते हैं, ये इसका एक एक्सटेंडेड रेंज वर्जन था पिनाका रॉकेट का। तो जो है इसका सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया? चांदीपुर में, ओडिशा के तट पर जो है। उसके बाद रशिया अपना एक फुल स्टेल्थ वॉरशिप डेवलप कर रहा है, अभी तक की न्यूज़ यही है। इस वॉरशिप को जैसे ही रशिया शो करता है या फिर जब इसका नाम सामने आता है तो आगे के करंट अफेयर में हम इसको जरूर बताएंगे। परमाणु सक्षम अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण ये व्हीलर आइलैंड से किया गया था, जिसको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप भी मानते हैं हम लोग, मतलब कहते हैं। तो ये अग्नि का ये बैलिस्टिक मिसाइल का प्राइम वर्जन था, अग्नि पी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको डीआरडीओ ने बनाया है। उसके बाद टर्की और अजरबैजान के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था, कहाँ पर? बाकू में, ठीक है, बाकू। इस एक्सरसाइज का एक अजीब सा नाम था मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क, ये भी एक बार आप याद रखिएगा। ऑबिचरीज कई सारी हैं लेकिन इंपॉर्टेंट वाली हमने ली है। सबसे पहले श्री मिल्खा सिंह नहीं रहे, इनकी पत्नी भी नहीं रही थी 3 दिन पहले, फिर इनका भी निधन हो गया काफ़ी अधिक आयु में, 91 वर्ष की आयु में। मिल्खा सिंह ने का जन्म कहाँ पर हुआ था ये दिया हुआ है। ये सब चीज़ें कभी कभी पूछ लेते हैं, ऑबिचरी जिसकी हुई है उसके पास्ट के बारे में, उसके कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है। इनके सम्मान में अभी हरियाणा ने अनाउंस किया है कि एक पैराग्लाइडिंग क्लब खोला जाएगा हरियाणा में, तो आगे हम देखेंगे एमसीक्यू सेक्शन में। उसके बाद प्रोफेसर राधा मोहन जी, ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पर्यावरणविद थे, ये नहीं रहे। और भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य जो थे, इनका नाम था क्या था? टीएम कल्याणन गौंडर, ये अब नहीं रहे। 101 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। तो ये पूछ सकते हैं कि जो अभी इनका निधन हुआ है ये क्या थे, तो भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य थे, ये भी अब नहीं रहे। कोविड-19 की सेकंड वेव के बाद कई सारी स्कीम्स अनाउंस हुई हैं, जैसे योनटैब योजना जो है लद्दाख के उपराज्यपाल जो है आर के माथुर ने कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को फ्री टैबलेट वितरित करने के लिए योनटैब या फिर यंग टैबलेट हम लोग कह सकते हैं, ये स्कीम लॉन्च की है। तो ये कहाँ के लिए लॉन्च की गई है? लद्दाख के लिए। सेकेंड वेव में कई सारे लोगों ने जो है दम तोड़ दिया, और कुछ लोग ऐसे भी थे युवा वर्ग के जिनके बच्चे काफ़ी छोटे थे। तो ऐसे बच्चों के लिए प्रदेश सरकारों ने अलग अलग स्कीम्स लाई हैं कि उनको एटलीस्ट जो है कुछ मदद की जा सके। तो उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर चाइल्ड सर्विस स्कीम है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ये उत्तर प्रदेश सरकार की है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता में से एक को खो दिया तो सरकार उनकी देखभाल करेगी, कुछ बेनिफिट देगी, ठीक। उसके बाद ऐसी ही सिमिलर तरह की योजना मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना, ये मध्य प्रदेश लेकर के आया था। इनको अनाउंस किया गया था प्रतिमाह 5,000 रुपये की सहायता और निःशुल्क मासिक राशन और शिक्षा सहायता भी दी जाएगी। स्नातक तक की शिक्षा जो है मुफ्त में दी जाने वाली थी मध्य प्रदेश में, ऐसा अनाउंस किया गया था। उसके बाद सिमिलर तरह की योजना मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना करके असम की सरकार लेकर के आई थी, ठीक है। जो बच्चे कोविड-19 के दौरान अनाथ हो गए थे उनको 3500 रुपये महीने की न्यूनतम ये जो आर्थिक कह सकते हैं मदद देगी सरकार असम की। उससे भी ज़्यादा मुझे ये जरूरी लग रहा है क्योंकि ये कई तरह की योजना, जैसे मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना है उत्तराखंड सरकार की है, इसमें भी जो बच्चे अनाथ हो गए थे उनके लिए प्रतिमाह 3,000 रुपये की व्यवस्था थी। उसमें यूपीपीएससी हमसे कैसा सवाल पूछ सकता है? सवाल बन सकता है कुछ इस तरीके का, 4 योजनाएं हैं, 4 की मैचिंग आ सकती है, या फिर इस तरीके से मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना अनाथ हुए बच्चों के लिए किसकी है? असम की। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना ये किसकी है? उत्तर प्रदेश की। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना ये किसकी है? मध्य प्रदेश की। वात्सल्य वाला भी हम आपको दिखा चुके हैं।
तो इस तरीके से कोविड-19 के दौरान अनाथ हुए बच्चों के लिए जो राज्य सरकारें जो स्कीम लाई हैं उनके नाम से और स्टेट को मिलाने को आ सकता है। उसके बाद सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने मिल करके लॉन्च किया है। ठीक है, 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो आइडेंटिफाई किए हुए हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट स्कीम के तहत नीति आयोग की जो चल रही है उसके तहत सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत की जाएगी। अभियान का उद्देश्य क्या है? जिला प्रशासन को मरीजों को होम केयर सहायता उपलब्ध कराना। होम केयर का मतलब होता है बिना हॉस्पिटल में बेड दिए उन्हीं के घर में जो है असिस्टेंस दी जाए। ऐसे लोग जिनके लक्षण दिख रहे हैं और ऐसे लोग जो बिना लक्षण वाले हैं उन सभी को जो होम केयर फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करवाना लक्ष्य है यहाँ पर। जो हमारा पेड क्विज ग्रुप है उसमें हमने इसका क्वेश्चन करवाया हुआ है। जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में किसके द्वारा 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत की गई थी? तो किसने की थी? नीति आयोग ने और पीरामल फाउंडेशन ने। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए एंड बी बोथ। तो इस तरीके से लोग यहाँ पर लाइव प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे पेड ग्रुप के मेंबर्स। अच्छा, नीति आयोग की एक चल रही स्कीम की समीक्षा की थी अभी यूएनडीपी ने एक समीक्षा की थी और एक रिपोर्ट भी जारी की थी, इंडिपेंडेंट रिपोर्ट भारत में नीति आयोग के एक कार्यक्रम की, और इसकी प्रशंसा करते हुए एक बहुत अच्छा मॉडल इसको बताया था लोकल डेवलपमेंट के लिए। तो किसको जो है एक अच्छा मॉडल बताया गया था यूएनडीपी के द्वारा? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को। और कहा गया था कि अन्य जो विश्व के हिस्से हैं वहाँ पर भी इस तर्ज पर नीति लाई जानी चाहिए आकांक्षी जिलों को या फिर पिछड़े हुए जिलों को के समन्वित विकास के लिए। ठीक है, तो ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें पूछ सकते हैं कि हाल ही में नीति आयोग की किस चल रही स्कीम की प्रशंसा यूएनडीपी के द्वारा की गई है? तो ये है आकांक्षी जिला कार्यक्रम। रशिया और चाइना का ये द्विपक्षीय परमाणु ऊर्जा सहयोग परियोजना जो है ये कहाँ पर लगाया जाएगा? ये जुडापू नाम की जगह पर लगाया जाएगा। ठीक है, हाँ, ये 2 जगह लगाया जाएगा, तियानवान में और जुडापू में, चाइना में। तो ये संयुक्त प्रोजेक्ट है रशिया और चाइना का। इसमें करीब 20 बिलियन चाइनीज़ युआन का खर्च आने वाला है। ठीक है, तो हमसे पूछ सकते हैं कि तियानवान परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जुडापू परमाणु ऊर्जा संयंत्र में चाइना का सहयोग कौन कर रहा है? तो ये कर रहा है रशिया। ये थोड़ा बिहार करंट अफेयर से रिलेटेड है, बीपीएससी का भी हम लोग करवाते हैं। तो बिहार वाले जो लोग फॉर्म भरे हैं या फिर आगे भरेंगे इसको ध्यान से देखिएगा। 67th के लिए डगमारा जल विद्युत परियोजना, ये नेशनल हाइड्रो पावर कमीशन एनएचपीसी और बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड मिलकर के इसको बनाएंगे। डगमारा जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए समझौता हो चुका है। इसको कहाँ पर बनाया जाएगा? सुपौल डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार में वहाँ पर, और कोसी रिवर के ऊपर बनाया जाएगा। ये 130.1 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। E100 पायलट परियोजना, ये 5 जून 2021 को पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी द्वारा पुणे महाराष्ट्र में ई पायलट परियोजना लॉन्च की गई थी। उद्देश्य क्या है? पुणे में इथेनॉल उत्पादन और पूरे देश में इसका वितरण का बुनियादी ढांचा तैयार करना। अच्छा, ये सब बहुत डिटेल में नहीं पूछेगा यूपीपीसीएस या फिर कोई भी आयोग। यहाँ पर हमसे जो है खेलने की कोशिश करते हैं, हमको ये टेस्ट करने की कोशिश करते हैं क्या हमें इसके बारे में पूरी जानकारी है। इसमें इस तरीके से हमसे क्वेश्चन बन सकता है छोटा सा कि E100 पायलट प्रोजेक्ट जो अभी मोदी जी ने लॉन्च किया पुणे में, यहाँ पर ई का मतलब क्या है? यहाँ पर पूछेंगे क्या ये एनर्जी है, यहाँ पर पूछ सकते हैं कि क्या ये इथेनॉल है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और ऑप्शन दे देंगे ई से, इन्वायरमेंट है, तो हमको चूज़ करना पड़ेगा कि ये इथेनॉल है, क्योंकि ये इथेनॉल संयंत्र से रिलेटेड है, क्योंकि इथेनॉल के लिए, इथेनॉल उत्पादन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने से रिलेटेड है। तो आई होप आपको थोड़ा सा अंदाजा पड़ा होगा कि न्यूज़ तो हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पर इसी सिंपल न्यूज़ से रिलेटेड टफ क्वेश्चन या फिर ट्रिकी क्वेश्चन कैसे बनता है। मिशन इनोवेशन क्लीनटेक एक्सचेंज जो है ये ऑनलाइन तौर पर भारत और 23 देशों ने मिलकर के ये किया था। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो ये पूरे दशक में, इस पूरे डिकेड में 2010 से 2020 तक स्वच्छ ऊर्जा को वहनीय, आकर्षक और सुलभ बनाना और पेरिस समझौते की दिशा में काम करना। पेरिस समझौता COP21 में हुआ था 2015 में। ये एक मतलब GS का भी फैक्ट हो गया एक तरीके से, इसको याद रखिएगा। जिन लोगों को इंग्लिश वर्जन से नोट करना है वो इसमें देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आगे बढ़ने जा रहा हूँ, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, बाद में नोट कर लीजिएगा आप। प्रोजेक्ट O2 इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का किससे रिलेटेड है? बताने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने LMO की कमी फेस की थी सेकेंड वेव में, लोगों को ऑक्सीजन ढूंढे नहीं मिल रहा था, कई लोगों की मृत्यु हुई, इसमें अकाल मृत्यु हुई, पैसे होने के बावजूद लोग अपने लोगों को नहीं बचा सके। तो प्रोजेक्ट O2 के तहत जो है हमको ऑक्सीजन इंफ्रास्ट्रक्चर आगे की दिक्कतों से पहले डेवलप करना होगा। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का जो कार्यालय है हमारे मतलब ये चीफ साइंटिफिक एडवाइजर के ऑफिस की ये पहल है, यही चीज़ हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि O2 इनिशिएटिव से तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि किससे रिलेटेड है। टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम भारत और भूटान कर रहे हैं संयुक्त रूप से। इसमें क्या है कि भारत में जो टैक्स इंस्पेक्टर्स हैं या फिर जो टैक्स कलेक्शन का जो इन्वायरमेंट है, टैक्स कलेक्शन की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, हमारा मॉड्यूल क्या है, ये सब चीज़ें हम भूटान के टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों को थोड़ा प्रशिक्षण देंगे इसके तहत। ठीक है, हमारे यहाँ पर जो प्रथाएं हैं उनको सिखाएंगे कुल मिला करके, ये है।
युवा वॉरियर आंदोलन या फिर युवा योद्धा आंदोलन, ये सीबीएसई और यूनिसेफ का जो युवा कार्यक्रम है वो मिलकर के कर रहा है। 950 से अधिक स्टेक होल्डर्स के साथ, बहुहितधारक संघ के साथ मिलकर ये आंदोलन शुरू करेंगे। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता, यूनिसेफ की इतनी सारी स्कीम्स हैं, इसका कोई ग्राउंड लेवल पे तो इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ आपको याद करना पड़ेगा बस कि युवा योद्धा स्कीम किसकी किसकी है, तो ये सीबीएसई की है और ये आपकी यूनिसेफ और युवा कार्यक्रम की है बस। ठीक है, अब प्रधानमंत्री युवा योजना जो है ये एकदम लास्ट में आई थी 29 मई को, पिछले महीने। युवा योजना किससे रिलेटेड है, इसमें भी थोड़ा सा याद रखना आपको जरूरी है, क्योंकि इसमें पूछ लेंगे युवा योजना इज रिलेटेड टू व्हाट, तो इसमें लिख देंगे कि भाई ये स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जो कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आपसे पूछ लेंगे ये जो है यंग एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है, ये भी नहीं है। तो आखिर ये युवा योजना है किससे रिलेटेड, ये है यंग ऑथर्स को प्रमोट करने से लेकर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टू प्रमोट यंग ऑथर्स। तो इसमें लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा कि वो अपना लेखन कर सकें, और इसमें जिन लोगों को चुना जाएगा उनमें से जो लोग अपनी फाइनल एंट्री में सिलेक्ट होंगे उनकी किताब को पब्लिश करने में मदद भी करी जाएगी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा। ठीक है, डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ये आपको बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री युवा योजना किसके रिलेटेड है, यंग ऑथर्स को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना ये उत्तर प्रदेश सरकार की है, और कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना को भी मंजूरी दे दी है। इसमें कुल मिलाकर के जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना चाहते हैं उनको यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स देगी उत्तर प्रदेश की सरकार। और बेसिकली कोविड से संबंधित जो लोग एसेंशियल आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहेंगे उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पर मिलेगा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत। बायोमास के उपयोग पर एक राष्ट्रीय मिशन लॉन्च किया गया है विद्युत मंत्रालय के तहत। इसमें क्या है कि कुल मिलाकर ताप विद्युत संयंत्रों में जहाँ पर हम कोयला यूज़ करते हैं वहाँ पर कार्बन न्यूट्रल बिजली बनाने के लिए अगर जो ये बायोमास होता है, जैसे कि गन्ने की खोई हो गई, मतलब जहाँ पर गन्ने का रस निकाला जाता है शुगर केन प्रोसेसिंग प्लांट से, तो जो खोई निकलती है मतलब निचोड़े जाने के बाद जो रेसिड्यू बचता है गन्ने का, उसको अगर जला करके यूज़ करेंगे तो कम पॉल्यूशन भी करेगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा और कोयले की बचत भी होगी। तो ये है कुल मिलाकर के जो ये को फायरिंग वर्ड लिखा हुआ है ना, इसका मतलब यही है कि कोयले की जगह कोई और बायोमास आधारित ईंधन यूज़ करना संयंत्रों में बिजली बनाने के लिए, तो यही है। और इसकी अवधि लगभग न्यूनतम 5 वर्ष के लिए होगी। ये है, बस इतना ज़रूरी है। उसके बाद डीप ओशियन एक्सपीडिशन अप्रूव कर दिया है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने, और कुल मिलाकर के ये गहरे समुद्र में संसाधनों का पता लगाने और महासागरीय संसाधनों के सतत उपयोग के लिए गहरे समुद्र प्रौद्योगिकियों को विकसित करना। ये थोड़ा मेंस का पार्ट ज़्यादा है, प्री में तो नहीं आने की संभावना है, लेकिन जो है ब्लू इकोनॉमी वगैरह से रिलेट करके इसमें क्वेश्चन बन सकता है, मतलब आप इसको शामिल कर सकते हैं इस फैक्ट को अपने मेंस में। आइए अब स्पोर्ट्स करंट अफेयर देखना शुरू करते हैं। पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में संयुक्त शीर्ष स्कोरर बन गए हैं यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब यहाँ पर संयुक्त का क्या मतलब है? संयुक्त का ये मतलब है कि अली डाई नाम के जो फुटबॉलर हैं अब रिटायर हो चुके हैं, उनके रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है रोनाल्डो ने। कह रहा वो रिटायर्ड हैं तो सर्वाधिक गोल इस समय तक नेशनल लेवल फुटबॉल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ही माने जाएंगे। 109 गोल अली डाई के भी थे, वो अब नहीं खेलते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि अब तक के रिकॉर्ड के अनुसार सार्वकालिक सबसे अधिक गोल करने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी फुटबॉल के कौन से बन गए? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण चीज़, जो दूसरे सबसे अधिक गोल करने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो इस समय भी खेल रहे हैं वो भारत के बने हैं सुनील छेत्री। सुनील छेत्री के गोल नंबर कितने हैं? 74। ठीक है, लियोनेल मेसी जो है 72 पर है। वो मतलब लियोनेल मेसी को हर बार जो है छेत्री पार कर देते हैं, फिर लियोनेल मेसी सेकंड पर आ जाते हैं, तो ये सब चलता रहता है। ठीक है, तो आपको ओवरऑल हमने बता दिया। टॉप स्कोरर कौन है इंटरनेशनल लेवल पर? क्रिस्टियानो रोनाल्डो 109 गोल्स के साथ, सेकंड पर सुनील छेत्री आ गए। हालांकि लियोनेल मेसी भी ज़्यादा पीछे नहीं है, उनके 72 गोल्स हैं। भारत के ग्रैंड मास्टर जो है डी गुकेश, इन्होंने अभी चेस का इवेंट जीता है जिसका नाम है गिलफैंड चैलेंज। ये चेस टूर्नामेंट इन्होंने जीत लिया है। इसके बाद है कि ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट कौन से होंगे? पहले ट्रांसजेंडर एथलीट के रूप में ओलंपिक में शामिल हो रहे हैं लॉरेल हबर्ड। लॉरेल हबर्ड ये जो है वेट लिफ्टर हैं, ये शामिल हो रहे हैं। ये किस देश से आते हैं? ये आते हैं न्यूजीलैंड से। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ इस मंथ के कौन है? मेंस में है यहाँ पर मुशफिकुर रहीम, बांग्लादेश के क्रिकेटर, और यहाँ पर स्कॉटलैंड की विमेन क्रिकेटर हैं कैथरीन प्राइस। ये है मई मंथ के आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर, प्लेयर ऑफ द मंथ मेन और विमेन में मई में। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल हुआ था ये साउथहैम्पटन में खेला गया था। ठीक है, तो इसमें इंडिया और न्यूजीलैंड ने पार्टिसिपेट किया था फाइनल में, और न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली थी। और ये जो क्रिकेट देखते हैं उनको पता होगा, काफ़ी दुख हमें हुआ था, हम चाहते थे कि इंडिया जीत जाए, लेकिन इंडिया नहीं जीती फाइनली। ठीक, इतना ही जरूरी है। ये प्लेयर ऑफ द मैच वगैरह रेयरली आने की संभावना है, जहाँ पर बहुत कोर स्पोर्ट्स पूछा जाता है। अदरवाइज इतनी डिटेल काफ़ी है कि इंडिया और न्यूजीलैंड ने खेला और फाइनल किसने जीता? न्यूजीलैंड ने, इंडिया को हरा करके। जमैका की एक रनर है जिनका नाम है शेली एन फ्रेजर प्राइस। 100 मीटर इवेंट में विश्व रिकॉर्ड धारक जो पहले से थी फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉइनर, इनका रिकॉर्ड अभी भी मेंटेन है। ये दूसरी सबसे तेज़ महिला बन गई हैं, दूसरी सबसे तेज़ महिला धाविका किसमें? 100 मीटर रेस में। तो ये कहाँ से हैं? जमैका से।
इन्होंने 100 मीटर की रेस मात्र 10.63 सेकंड में पूरी की। कोरोना की सेकंड वेव की वजह से आईपीएल जो है स्थगित हो गया था। अब उसके बाकी बचे मैचेस कहाँ पर खेले जाएंगे? सितंबर अक्टूबर में यूएई में, ठीक है, यूएई में फेज 2 खेला जाएगा। हाल में हॉकी की रैंकिंग आई थी तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम 4वें नंबर पर थी और महिला हॉकी टीम भारत की 9वें नंबर पर थी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की विश्व रैंकिंग के अनुसार ये रैंकिंग वगैरह एमपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। पहली पर कौन था इस मंथ तक? बेल्जियम की पुरुष टीम, और महिला श्रेणी में नीदरलैंड की महिला टीम यहाँ पर फर्स्ट पर थी। ओलंपिक में जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम जाने वाली है उसके कप्तान नामित कर दिए गए हैं मनप्रीत सिंह, ठीक है, मनप्रीत सिंह कप्तान है और वीरेंद्र लाकड़ा और हरमनप्रीत सिंह जो है ये वाइस कैप्टन बनाए गए हैं। 16 सदस्यीय टीम जो टोक्यो जाएगी ओलंपिक खेलने। ओलंपिक जो है जुलाई अगस्त से शुरू होने इस मंथ। रेसेस में फ्रेंच ग्रैंड प्री किसने जीती है? मैक्स वर्स्टैपेन ने। उसके बाद इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट मैच खेलने वाले बन गए हैं वहाँ के गेंदबाज जेम्स एंडरसन, ठीक है। उसके बाद एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 मैरी कॉम ने जो है ASBC एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक यानी सिल्वर जीता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 10,000 मीटर में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। इथियोपिया में ओलंपिक ट्रायल्स चल रहे थे, वहाँ पर 10,000 मीटर की एक रेस ऑर्गेनाइज की गई और लेटिजेनबेट गिडे करके एक महिला ने 10,000 मीटर की रेस को जो है 29 मिनट 1 सेकंड और 0.3 सेकंड में पूरा किया, ठीक। तो मतलब आधे घंटे से भी कम समय में जो है 10 किलोमीटर की रेस उन्होंने पूरी की। इथियोपिया की जो है लेटिजेनबेट गिडे इनका नाम है। पहला FIH हॉकी 5S विश्व कप, ध्यान रखिएगा ये हॉकी विश्व कप नहीं है, FIH का हॉकी 5S विश्व कप है। ये कहाँ पर होगा? जनवरी 2024 में मस्कट में होगा, ठीक है, ओमान की कैपिटल मस्कट में। ASBC एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जो है 91 किलोग्राम कैटेगरी में संजीत कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में घोषणा की गई है कि 2027 में जो इवेंट होगा 2031 में जो पुरुष विश्व कप होगा, ठीक है, पहले तो 2023 वाला ही होगा। तो इसमें कितनी टीम खेलेंगी ये आ चुका है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स नहीं है। अब यहाँ पर कुछ इवेंट्स हैं। एमिलिया रोमाग्ना ओपन जो हुआ था यहाँ पर, इस टेनिस टूर्नामेंट में मेन सिंगल में सेबेस्टियन कोर्डा जो है ये विनर रहे थे और मार्को सेक्शिनाटो जो है इटली के ये रनर अप रहे थे, फाइनल में हार गए थे। उसके बाद फ्रेंच ओपन वाला हम जरूर देखेंगे अपने यूपीपीसीएस पेपर्स के लिए, क्योंकि ओपन टूर्नामेंट पूछे जाते हैं। ये आपका टेनिस का 4 जो ग्रैंड स्लैम होते हैं एक पूरे साल में, जो कि फ्रेंच ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन होता है, विंबलडन होता है और एक और होता है। तो इसमें चारों के नाम आपको याद होने चाहिए। मैंने आपको बताया कि इसमें 3 प्रतियोगिताएं होती हैं हमेशा, लेकिन हम एक ही याद रखते हैं, मतलब 2 याद रखते हैं। एक हो गया मेन सिंगल, एक हो गया विमेन सिंगल। मेन सिंगल में जीता कौन और हारा कौन वो, और विमेन सिंगल में जीता कौन हारा कौन वो, ठीक। तो नोवाक जोकोविच ने स्टेफनोस सित्सिपास को हरा करके यहाँ पर आपका फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट जीत लिया जून में 2021 का। फ्रेंच ओपन विमेन सिंगल किसने जीता है? बारबरा क्रिजिकोवा ने जीता है और रूस की एनास्तासिया को हराया था, ठीक है। बस इतना काफ़ी है। अजरबैजान ग्रैंड प्री किसने जीती है? सर्जियो पेरेज ने। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 भारत में होने वाला था, लेकिन अब हो नहीं पाएगा कोविड की वजह से। ये अब कहाँ पर होगा? यूएई में। तो जहाँ पर भी पिछले नोट्स में आपने भारत याद किया हुआ है, अब वहाँ पर कर लीजिए आप यूएई। बीसीसीआई ने आधिकारिक घोषणा की है, अब ये बदलेगा नहीं। एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्री हमने पुरुषों का देख लिया। अब इसमें जो है विमेन सिंगल में किसने जीता था? कोरा गॉफ ने जीता था, ठीक है। कोरा गॉफ अमेरिका से भी हैं। दीपिका कुमारी अभी रिसेंट में न्यूज़ में थी, पिछले हफ्ते ही लगातार इनकी फोटोज आ रही थी पेपर में। तो पेरिस में जो तीरंदाजी विश्व कप का स्टेज 3 चल रहा था, तो एक ही दिन में मतलब 5 घंटे में 3 इवेंट में लगातार 3 स्वर्ण पदक दीपिका कुमारी ने जीते थे, जो कि झारखंड से आती हैं, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से, और काफ़ी बड़ा कारनामा ये है अपने आप में। उसके बाद प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर, यानी कि पहली विमेन क्रिकेटर इंडिया की, जिसे बैन किया गया है डोपिंग में फेल होने के लिए, डोपिंग टेस्ट में। तो 4 ईयर का बैन इनको किया गया है डोप टेस्ट में फेल होने के लिए। अंशुला राव हैं ये ऑलराउंडर, और ये कहाँ से हैं? ये मध्य प्रदेश से हैं। तो मध्य प्रदेश के किस जिले से एमपीपीसीएस वाले बताइए, क्योंकि ये स्पोर्ट्स का करंट अफेयर भी है, एमपी करंट अफेयर भी है, और आपके एमपीपीसीएस के लिए जरूरी हो सकता है, ठीक। पोलैंड ओपन 2021। पोलैंड ओपन ये टेनिस का ना टूर्नामेंट है ना टेबल टेनिस का, ये है आपका पहलवानी यानी रेसलिंग टूर्नामेंट। इसमें पोलैंड ओपन में गोल्ड मेडल जीता यहाँ पर किसने? विनेश फोगाट ने, ठीक। उसके बाद UEFA महिला चैंपियंस लीग ये किसने जीती है? ये जीती है बार्सिलोना ने। बार्सिलोना की वुमेन्स टीम ने चेल्सी को हरा करके ये जीती है। उसके बाद टेनिस जेनेवा ओपन किसने जीता है? कैस्पर रूड ने जीता है, जो कि नॉर्वे से हैं। अब हम यहाँ पर समिट्स देख लेते हैं। समिट्स में कॉन्फ्रेंस समिट का नाम, वेन्यू तो आजकल है नहीं, क्योंकि ज़्यादातर कॉन्फ्रेंसेस जो है ऑनलाइन माध्यम से हो रही हैं। फिर भी ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, इसमें हमारे जो है कौन गए थे? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। आसान सा था, ठीक है। इसमें ब्रिक्स की बैठक है, तो कौन कौन से देश पार्टिसिपेट किए थे? जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ब्राज़ील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इंडिया। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस ये वाली हुई थी ब्रुनेई की अध्यक्षता में। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। और भारत की तरफ से कौन गए थे इसमें? राजनाथ सिंह। वेन्यू को है नहीं, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी।
47वां G7 समिट ये हुआ था कॉर्नवाल यूनाइटेड किंगडम में। बहुत बहुत जरूरी फैक्ट्स निकलेंगे इससे दो तीन। सबसे पहले ये कौन सा संस्करण था? 47वां। ये कहाँ पर हुआ था? कॉर्नवाल, यूके में, और मेजबानी यूनाइटेड किंगडम ने की थी ऑब्वियसली, क्योंकि ये 2021 के लिए G7 का अध्यक्ष है, ठीक है। और प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, मोदी जी ने, और उन्होंने एक स्पेशल सेशन में चीफ स्पीकर के तौर पर भाग लिया था, जिसका नाम था बिल्डिंग बैक स्ट्रॉन्गर हेल्थ, ठीक है, बिल्डिंग बैक स्ट्रॉन्गर हेल्थ। और इस ओवरऑल G7 समिट की थीम क्या थी? बिल्डिंग बैक बेटर। बिल्डिंग बैक बेटर क्यों है? क्योंकि कोरोना से जो नुकसान हुआ है उसको दोबारा हमको वापस सही करना है। वैश्विक योग सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ। ये 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन है। किसने किसने ऑर्गेनाइज किया? मोक्षायतन योग संस्थान, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। और डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैश्विक योग सम्मेलन का उद्घाटन किया था। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन, इसकी डेट आ चुकी है, ये 14 से 16 अक्टूबर के बीच होगा। कहाँ पर? बीजिंग, चाइना में। बीजिंग, चाइना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 4 जून को, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे से एक दिन पहले। और हमारी तरफ से, भारत की तरफ से इस समिट में किसने पार्टिसिपेट किया? प्रकाश जावड़ेकर जी ने। और इसकी थीम क्या थी? वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 की, रीडिफाइनिंग कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल। उसके बाद वाइवा टेक कॉन्फ्रेंस का 5वां संस्करण हुआ था, और पीएम मोदी जी को इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह से बुलाया गया था। इसका आयोजन पेरिस में हुआ था, ठीक है, पेरिस में 16 से 19 जून को। वाइवा टेक क्या है? वाइवा टेक फ्रांस की स्टार्टअप के लिए काम करती है, और वहाँ की बहुत बड़ी, हम लोग कह सकते हैं, स्टार्टअप से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है। और वो हर साल ये वाइवा टेक एडिशन करते हैं। इस बार पीएम मोदी जी को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में इसमें बुलाया गया था। इसमें लिखा हुआ देखिए, वाइवा टेक यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल स्टार्टअप कार्यक्रमों में से एक है। नाटो शिखर सम्मेलन हुआ था 31वां। ये कहाँ पर हुआ था? जहाँ पर नाटो का हेडक्वार्टर है, बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स में। और इसमें जो बाइडेन जो थे पदभार ग्रहण करने के बाद पहली विदेश यात्रा पर हैं यूरोप में, उसके भाग के रूप में ये फेस टू फेस समिट आयोजित की गई थी नाटो के हेडक्वार्टर में। उसके बाद 9वां एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और ये एक्चुअली हुआ नहीं है, इसमें अनाउंस किया गया है कि 9वां एशियन मिनिस्टीरियल एनर्जी राउंड टेबल जो है ये इंडिया में होगा 2022 में। ये अनाउंसमेंट है बेसिकली, ये अभी समिट ऐसा कोई हुआ नहीं है, ठीक है। प्रथम अरब भारत ऊर्जा संगोष्ठी जो है ये 8 से 9 जून 2021 के बीच प्रथम भारत अरब ऊर्जा संगोष्ठी के वर्चुअल प्रारूप के तौर पर हुई है। भारत और मोरक्को की सह अध्यक्षता में ये समिट हुई है, हम लोग कह सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद R.K. सिंह ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जो कि हमारे केंद्रीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज है इनका। इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था इसमें, ठीक है। तो प्रथम अरब भारत ऊर्जा संगोष्ठी का जो है आयोजन वर्चुअल तौर पर हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? भारत ने और मोरक्को ने। भारत की तरफ से किसने लीड किया? R.K. सिंह ने। बस इतना जरूरी है यहाँ पर। मरुस्थलीकरण, भूमि रक्षण और सूखे पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय संवाद, यानी कि हाई लेवल डायलॉग ऑन डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था। इसमें प्रधानमंत्री जी ने भाग लिया था, बस इतना जरूरी है। स्वास्थ्य और ऊर्जा कार्यमंच पर उच्च स्तरीय गठबंधन की पहली बैठक, यानी कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ हाई लेवल अलायंस ऑन हेल्थ एंड एनर्जी एक्शन फोरम। तो इसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया था हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने, डॉक्टर हर्षवर्धन ने। रैंक्स, रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तीसरा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक का डैशबोर्ड आ चुका है यहाँ पर, 3rd वाला, ठीक है। अभी तक 2 आए थे, अब ये तीसरा आ चुका है, लेटेस्ट है। तो SDG इंडिया इंडेक्स में जो है, जो कि नीति आयोग ने प्रकाशित किया है, इसमें स्टेट्स की रैंकिंग देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें टॉप पर कौन है? टॉप पर है केरला, ठीक है, फिर हिमाचल प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, गोवा। ये रट लीजिएगा, इसमें टॉप 5 भी याद करना जरूरी है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य में प्रथम पर है बिहार, फिर झारखंड, फिर असम, फिर उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान। इस तरीके से यूनियन टेरिटरी में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला कौन है? चंडीगढ़ है, ठीक। जब जैसे ये इंडेक्स अनाउंस किया गया था ट्विटर में नीति आयोग के द्वारा, तो हमने इससे संबंधित एक क्वेश्चन करवाया था अपने पेड ग्रुप में। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 3.0 में नीति आयोग द्वारा जो 3 जून 2021 को जारी किया गया था, उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया, ये पूछा। अब मतलब ये आपको जानना जरूरी है। पिछले साल भी पिछले इंडेक्स में परफॉर्मर भी था उत्तर प्रदेश, अभी भी परफॉर्मर वाली श्रेणी में बना हुआ है, ठीक है, श्रेणी नहीं बदली है। उत्तर प्रदेश का स्थान सभी राज्यों में से कितना है? 25वां, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का स्कोर कितना है 100 में से? 60 है। और राज्यों में प्रथम कौन है? केरल। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम कौन है? चंडीगढ़। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत एक्सपेक्टेड है, इससे पूछा जाना क्वेश्चन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिटकॉइन निवेश 2020, यानी बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट पर एक कह सकते हैं इंडेक्स आया है। मैनहट्टन स्थित एक ब्लॉकचेन एनालिसिस कंपनी है, चेनालिसिस इसका नाम है, चेनालिसिस,
Chainalysis नाम है इसका। तो बिटकॉइन निवेश से लाभ प्राप्त करने वाले शीर्ष देशों का इन्होंने इंडेक्स बनाया है। बिटकॉइन ट्रेडिंग से शीर्ष लाभ प्राप्त करने वाला देश है आपका यूनाइटेड स्टेट्स, फिर है चाइना, फिर है जापान, फिर है यूके, फिर रशिया, इस तरीके से है। और भारत को इसमें 18वां स्थान मिला है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी से संबंधित डेवलपमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए 2 क्वेश्चन दिखाते हैं जो कि काफ़ी ज़रूरी हैं, जो हमने क्विज ग्रुप में अपने करवाए हैं। आगे हम एमसीक्यू सेक्शन में भी उनको देख सकते हैं। अभी हाल ही में निम्नलिखित में से विश्व का पहला देश कौन सा बना है जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एल सल्वाडोर। ठीक है, एल सल्वाडोर बन गया है विश्व का पहला देश जिसने बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर के रूप में मान्यता दे दी है। अच्छा, भारत के संदर्भ में आपको पता होना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी भारत में क्या है, भारत में क्रिप्टो करेंसी को कैसी मान्यता मिली हुई है। तो भारत में क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग जो है कमोडिटी ट्रेडिंग के अंतर्गत आती है, यानी एक वस्तु या जिन्स या कमोडिटी मानी जाती है। लीगल टेंडर नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं, और कुछ नहीं, सिक्योरिटी भी नहीं, ये एक कमोडिटी मानी जाती है भारत में। आरबीआई ने भी कहा है कि आप कमोडिटी के रूप में इसका खूब इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 यूपीपीसीएस ने इस इंडेक्स को पूछा था। ये आईएमडी द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और शीर्ष पर इन लोगों ने इस साल रखा है 2021 में स्विट्जरलैंड को, फिर स्वीडन को, फिर डेनमार्क को। ठीक, टॉप 3 याद रखिएगा। भारत लगातार तीसरे वर्ष जो है 43वें स्थान पर बना हुआ है इनके इंडेक्स में, आईएमडी द्वारा जो जारी किया जाता है। यानी पिछले साल भी 43वें पर था, इस साल भी 43वें स्थान पर भारत को इन्होंने रखा है। उसके बाद सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 आ चुकी है। 2000 इंस्टीट्यूट जो हैं पूरे विश्व में, उनको इन्होंने रैंक दिया है। टॉप पर उन्होंने रखा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को, यूएस की, इतना ध्यान रखना काफ़ी है। भारत के करीब 68 संस्थानों को इन्होंने टॉप 2000 में रैंक दी है। ठीक है, आप सारे के नाम तो नहीं याद रखेंगे, टॉप 10 वाले एक बार देख लीजिएगा। टॉप 10 में कौन कौन शामिल हैं। 818 नंबर पर पूरे विश्व में जो आईआईटी कानपुर है, इसको एक बार देख लीजिएगा, बस इतना काफ़ी होगा। उसके बाद ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट आई थी कॉर्सरा के द्वारा। तो कॉर्सरा की ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट में टॉप पर है स्विट्जरलैंड, फिर है लग्जमबर्ग, फिर है ऑस्ट्रिया। इंडिया को उन्होंने रखा है 67वें स्थान पर। उसके बाद द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई थी। एशिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों में टॉप पर कौन सी है? जिनुआ विश्वविद्यालय चाइना में जो है, और भारत के 3 संस्थान जो है टॉप 100 में आते हैं। आईएससी बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर, आईआईटी रोपड़, आईआईटी इंदौर। उसके बाद स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ये आया है, और इसमें टॉप पर रखा गया है पंजाब को। ठीक है, पंजाब परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स इन स्कूल एजुकेशन, टॉप पर है पंजाब। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स हर साल आता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का, तो इस बार उन्होंने टॉप पर रखा है ऑकलैंड को। ठीक है, ऑकलैंड। और सबसे खराब रहने योग्य शहर कौन सा इनके अनुसार, जो रैंकिंग में लास्ट पर है, वो है दमिश्क, या फिर दमस्कस बोलते हैं, सीरिया की कैपिटल है ये। सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफर का हिस्सा ट्रांसफर करने में आरबीआई की रैंकिंग क्या है? ये जो है रिपोर्ट आई थी एक, मतलब कि कौन कौन से ऐसे सेंट्रल बैंक है पूरे विश्व के जो सरप्लस यानी अपने प्रॉफिट का हिस्सा सरकार को देते हैं, यानी कि कौन सा सेंट्रल बैंक ऐसा है जो सबसे ज़्यादा हिस्सा अपनी सरकार को देता है अपने सरप्लस का। तो टर्की शीर्ष पर है, आरबीआई जो है सेकंड पर है। भारत का जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, मतलब भारत का जो सेंट्रल बैंक आरबीआई है, सरप्लस ट्रांसफर करने के मामले में अपनी सरकार को सेकंड नंबर पर आता है टर्की के बाद। ये है कुल मिलाकर के। क्यूएस की यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 की आ चुकी है, क्वैकली साइमंड्स की। इसमें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को एक बार फिर से शीर्ष पर रखा गया है, और टॉप 200 में जो यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं इंडिया की तरफ से वो हैं आईआईटी बेंगलुरु, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली, बस इतना काफ़ी है। मर्सर्स के द्वारा एक इंडेक्स आया है लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ फॉर फॉरेन वर्कर्स, यानी कि जो लोग विदेश में जाकर काम करते हैं उनके लिए सबसे महंगा शहर कौन सा पड़ता है। तो अशबकत तुर्कमेनिस्तान का सबसे महंगा पड़ता है, फिर महंगे शहरों में आता है हांगकांग, फिर आता है बेरूत, फिर आता है टोक्यो। ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स आ चुका है 2021 का। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। आइसलैंड टॉप पर है, न्यूजीलैंड सेकंड पर, डेनमार्क थर्ड पर, पोर्चुगल फोर्थ पर, स्लोवेनिया फिफ्थ पर। और हम लोग कह सकते हैं कि साउथ एशिया के हिसाब से अगर कंपेयर करें तो सबसे पीसफुल है भूटान, फिर नेपाल, फिर बांग्लादेश, श्रीलंका, फिर भारत, फिर पाकिस्तान। इंडिया की रैंक क्या है इस इंडेक्स में? इंडिया की रैंक लेटेस्ट पीस इंडेक्स में है 163वीं, माफ़ कीजिएगा, कुल मिलाकर 163 कंट्रीज को उन्होंने रैंक दिया है। 163 में से इंडिया की रैंक है 135वीं। ठीक है, 135वीं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अलावा एक ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट के द्वारा जारी किया जाता है, जो हमारे यहाँ पर एक जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो उसके अनुसार हमारे भारत में सबसे लिवेबल सिटी है, यानी रहने योग्य शहर है बेंगलुरु, फिर पुणे, फिर अहमदाबाद, फिर चेन्नई, फिर सूरत। ठीक है, और 10 लाख से कम आबादी में सबसे रहने योग्य शहर है शिमला, फिर भुवनेश्वर, फिर सिलवासा, फिर काकीनाडा। एशिया पैसिफिक मेजर रिपोर्ट के अनुसार हाउ एशिया पैसिफिक टेक्नोलॉजी हब आर रीशेपिंग रीजनल रियल एस्टेट नाम से एक जो है रिपोर्ट जारी की गई है।
तो एशियाई प्रशांत क्षेत्र के शीर्ष जो प्रौद्योगिकी केंद्र हैं उनकी रैंकिंग दी गई है। तो बीजिंग, शंघाई के बाद बेंगलुरु जो है एशिया पैसिफिक रीजन में शीर्ष औद्योगिक क्षेत्र में तीसरे नंबर पर है इस रिपोर्ट के अनुसार। समझ रहे हैं आप? मतलब एशिया पैसिफिक रीजन में जो सबसे शीर्ष टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं उनकी रैंकिंग में जो है बेंगलुरु आ गया थर्ड पर। ये आपको याद रखना है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जो 2021 आ चुका है, ये बर्ड्सलैंड एंड स्टीफंग का है। मतलब हम लोग कह सकते हैं सतत विकास समाधान नेटवर्क का, SDSN का। तो ये फिनलैंड इसमें टॉप पर है, स्वीडन है, फिर डेनमार्क है। इंडिया की रैंक इसमें कितनी है? 120वीं है। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में इंडिया की रैंक कितनी है? 120वीं। इस सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की सूची जारी की गई है हुरून रिसर्च एंड एडलिगिव फाउंडेशन के द्वारा। यानी कि इस सदी में, इस पूरे 21वीं सदी में सबसे ज़्यादा दान करने वाले लोग कौन से हैं, सबसे परोपकारी लोग कौन से हैं? तो टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी निसरोहन जी टाटा, इनको यहाँ पर टॉप 50 की सूची में पहले स्थान पर रखा गया है। इंपॉर्टेंट है। और टॉप 50 की सूची में एकमात्र भारतीय जो शामिल है इनके अलावा एक वो हैं अजीम प्रेम जी, ये 12वें स्थान पर हैं। सेकंड पर बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का नाम आता है। उसके बाद हेनरी वेलकम है। फिर मतलब आप टॉप 2 और ये अजीम प्रेम जी 12वां, बस इतना याद रखिएगा, इतना काफ़ी है फिलैंथ्रोपिस्ट की सूची में। उसके बाद वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स इसी तरह का आया था कि यानी कौन कौन से देश जो हैं सबसे ज़्यादा परोपकारी हैं। चैरिटी एड फाउंडेशन के द्वारा ये जारी किया गया था। इसमें इंडोनेशिया को सबसे परोपकारी देश बताया गया है, केन्या को, फिर नाइजीरिया को। भारत इस सूची में जो है 14वें स्थान पर है, याद रखना है आपको, 14 पोजीशन पर। ठीक है, जापान लास्ट में, जापान कुछ नहीं दान वान करता है। उसके बाद ये सतत विकास लक्ष्यों की रिपोर्ट है 17th वाली, ये जो यूनाइटेड नेशंस की है। ध्यान रखिएगा, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क की नहीं है। ठीक है, ये रिपोर्ट जो है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक की, ये बर्ड्सलैंड एंड स्टीफंग की, ये अलग है, जिसमें इंडिया को 117वां स्थान मिला है, जिसमें इंडिया को 120वां स्थान मिला है। और ये वाली रिपोर्ट अलग है, ये सतत विकास लक्ष्यों की 17वीं रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस की, इसमें भारत को 117वां स्थान मिला है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैपिटलाइजेशन हासिल करने वाली तीसरी कंपनी बन गई है यहाँ पर विप्रो। ठीक है, विप्रो तो तीसरी ये फर्म बन गई है जिसके पास 3 ट्रिलियन की मार्केट कैप है इस समय। और वैसे हमारे देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी कौन सी है? रिलायंस है, जिसकी मार्केट कैप करीब 14.05 ट्रिलियन रुपए है करीब। और ध्यान रखिएगा, विप्रो की बात हम IT फर्म के रूप में कर रहे हैं, यानी 3 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन हासिल करने वाली तीसरी IT कंपनी। ठीक है, IT कंपनी जो सबसे पहली थी जिसने 3 ट्रिलियन पार किया था वो कौन सी थी? TCS थी, और फिर बनी थी इन्फोसिस। TCS के बाद, इन्फोसिस के बाद विप्रो बन गई है तीसरी IT फर्म, जिसकी कैपिटलाइजेशन अब 3 ट्रिलियन रुपए की है। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट आ चुकी है। इसमें छात्रों के नामांकन में कितनी वृद्धि हुई है, महिला नामांकन में कितनी वृद्धि हुई है, ये बताया गया है। छात्रों के नामांकन में कुल 11.4% की वृद्धि हुई है, बस इतना ही आंकड़ा जरूरी है। उसके बाद 2019-2020 तक उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में 18.2% की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये 10वां संस्करण है इस रिपोर्ट का, बस इतना ही आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। वार्षिक बैंक सांख्यिकी एनुअल बैंक स्टैटिस्टिक्स 2020, ये स्विट्जरलैंड में जो सेंट्रल बैंक है, स्विस नेशनल बैंक जिसको बोलते हैं, वो हर साल सूची जारी करता है कि उसके बैंक में विदेशियों का कितना धन जमा है। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि स्विस बैंक में यूनाइटेड किंगडम के लोगों का सबसे ज़्यादा धन जमा है, और भारत आता है 51वें नंबर पर, मतलब 51वें नंबर पर है भारत, जहाँ के लोगों का धन इस स्विस बैंक में जमा है। जून मंथ के करंट अफेयर्स पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हम लोग देखना शुरू करते हैं। इसमें उस सभी फैक्ट्स को भी कवर कर लेंगे जिसे हम किसी एक सेक्शन में नहीं रख सकते थे। तो पहला हमारा सवाल है कि पेरिशेबल आइटम्स जो हैं, जो खराब हो जाते हैं जल्दी, जैसे वैक्सीन हो गया, शरीर के अंग हो गए, और भी बायोडिग्रेडेबल आइटम्स, रक्त के हस्तांतरण के दौरान रियल टाइम तापमान दर्ज करने के लिए एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स इनेबल्ड डिवाइस जो एम्बी टैग अभी बनाई है IIT रोपड़ ने, ये किस स्टार्टअप ने विकसित किया है? IIT रोपड़ के किस स्टार्टअप ने इसको बनाया है, ये बताना है। तो IIT रोपड़ का स्टार्टअप है स्क्रैच नेस्ट। इसके बाद सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 3.0 में नीति आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया? ये हम देख चुके हैं, पहले भी आपको बताया था, परफॉर्मर में उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। ये एक थोड़ी सी अनयूजुअल न्यूज़ आई थी और इनक्रेडिबल टाइप भी है, कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन ये सच है। 37 वर्षीय गोसियम थमार सिथौल नाम की एक महिला साउथ अफ्रीका से, उन्होंने एक ही प्रसव में 7 लड़के और 3 लड़कियों को अपने गर्भ से जन्म दिया है, और एक ही प्रसव में सर्वाधिक जीवित बच्चों को जनने का रिकॉर्ड भी बनाया है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा हमारा C, 1 और 2 बोथ करेक्ट। उसके बाद जून 2021 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा न्यूनतम वेतन सीमा और राष्ट्रीय मजदूरी दर का निर्धारण करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 3 वर्ष के लिए समिति का सृजन किया गया है? तो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं श्री अजीत मिश्रा, ऑप्शन नंबर A। उसके बाद अपने पदार्पण यानी अपने पहले टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के 7वें बल्लेबाज कौन से बन गए हैं?
और न्यूजीलैंड के पहले ये हैं डेवॉन कॉनवे, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में अमेरिकी सरकार ने 19 जून या फिर जूनटीन्थ को राष्ट्रीय अवकाश बनाने के लिए कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिस दिन डे ऑफ लिबरेशन मनाता है अमेरिका, जिस दिन अब्राहम लिंकन ने कुछ क्षेत्रों को मुक्त घोषित किया था दास्ता से, तो वो जूनटीन्थ के रूप में अब मनाएगा अमेरिका। उसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे ने IIT दिल्ली द्वारा विकसित कोविड-19 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट लॉन्च की, ये भी सही है। और पुरातत्वविदों के एक अंतर्राष्ट्रीय समूह ने इजराइल में नई मानव प्रजातियों की खोज की है, सही है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, ऑल ऑफ द अबव। जून 2021 में नीति आयोग के द्वारा जो SDG 3.0 वाली रिपोर्ट आई है, इसमें हम बिहार के संदर्भ में देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। SDG 3.0 में बिहार को राज्यों की श्रेणी में 28वां यानी आखिरी स्थान मिला है, सही है। बिहार को परफॉर्मेंस श्रेणी में रखा गया है, सही है। बिहार को जो है अंक कितने मिले हैं, 52 मिले हैं 100 में से। और केरला जो है पहले स्थान पर है राज्यों में, और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ पहले स्थान पर है। तो यहाँ पर सारे स्टेटमेंट ऊपर के सही है, इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर ई। भारत में FDI के शीर्ष निवेशक देशों की दृष्टि से वित्त वर्ष 2021-22 में सिंगापुर शीर्ष पर है, इसके बाद अमेरिका और मॉरिशस का नंबर आता है, सही है। उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कुल FDI इक्विटी प्रवाह का शीर्ष सेक्टर रहा है, ये भी सही है। इकोनॉमिक सर्वे में भी हम करवा चुके हैं वैसे ही, ऑप्शन नंबर सी सही है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा मोस्ट लिवेबल सिटी किसे घोषित किया गया है, या फिर लिवेबल सिटीज़ की लिस्ट में पहला स्थान किसे मिला है, ऑकलैंड को, ये हम देख चुके हैं। उसके बाद देश का पहला जनजातीय जैविक महिला कृषक विकास संगठन जो 100% जनजातीय महिलाओं द्वारा संचालित है, बिहार में किस जिले में खोला गया है, ये बिहार स्पेसिफिक है, इसका आंसर हो जाएगा जमुई। जमुई में ऐसा FPO खोला गया है जो 100% जनजातीय महिलाएं संचालित कर रही हैं। WHO ने भारत में हाल ही में पहचाने का एक नया वेरिएंट जिसका नाम ये है कोड, इसको डेल्टा नाम दिया है। कोड याद करने की जरूरत नहीं है, डेल्टा नाम याद रखिएगा। एक वेरिएंट जो पहले भारत में पाया गया था उसको कप्पा नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, बोथ 1 और 2। उसके बाद सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की 17 SDG स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया रिपोर्ट आई है, इसमें 193 देशों में से भारत का स्थान कितना है, 117वां, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कौन सा यहाँ पर आपका गलत है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं श्री सुशील चंद्रा, निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त दूसरे हैं अनूप चंद्र पांडे, सही है ये। सुशील चंद्र यहाँ पर CEC हैं, बाकी राजीव कुमार और अनूप चंद्रा जो है EC हैं। इस समय कोई भी गलत नहीं मिलाया गया है, तीनों सही है। मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम के बारे में कौन सा कथन सही है। मई 2021 में मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम परिवर्तित करके बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है, ठीक। और नया नेम जो है हॉकी स्टेडियम का जो है होगा ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, दोनों ही सही है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। उसके बाद हाल ही में ऑल नाइट ब्लड इज ब्लैक नामक किताब के लिए डेविड डायोब को कौन सा पुरस्कार मिला है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021। ध्यान रखिएगा मैन बुकर प्राइज नहीं है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021। ये वाला क्वेश्चन हम लोग करवा ही चुके हैं आपको, इसमें एक और एडिशन कर लीजिएगा। जो आपकी मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना है वो किस स्टेट की है अनाथ बच्चों के लिए जिनके माता पिता कोविड के कारण नहीं रहे, ये है उत्तराखंड की, ठीक है, उत्तराखंड की। हाल ही में देश का ई-व्हीकल ऑनली एरिया कौन सा घोषित किया गया। देश का पहला ई-व्हीकल ऑनली एरिया यानी जहां पर सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल चल सकते हैं उस एरिया में, वो है केवड़िया गुजरात का, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में केवड़िया गुजरात, ऑप्शन नंबर ए। देश का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत जो है INS विक्रांत कब तक कमीशन किया जा सकता है, ये है अभी तक का संभावित वर्ष 2022। शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए या फिर उनकी मदद के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना शुरू की है, सही है। उच्चतम न्यायालय की ई कमेटी ने 14 भाषाओं में अपने निःशुल्क ई कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप के लिए एक मैनुअल जारी किया है, ये भी सही है, आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स 2020 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है, तो उत्तर प्रदेश, हमारा प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश में कितने स्मार्ट सिटी हैं, 10 हैं, याद रखिएगा। कहीं कहीं पर आपको 13 या 12 देखने को मिलेंगे, गलत दिया हुआ है, आज की डेट तक 10 हैं, ठीक है, 10। इनमें से किस बैंक ने अभी घोषणा की है कि वित्तीय वर्ष 2031-32 तक वो स्वयं को कार्बन न्यूट्रल कर लेगा, तो ये है HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान ने भोपाल के ये शिक्षण संस्थान के भोपाल शोधकर्ताओं ने भारत के किस राज्य में लुप्तप्राय अफ्रीकी वॉयलेट पौधे की खोज की है, तो ये पौधा खोजा गया है मिजोरम में, ऑप्शन नंबर ए। कवल प्लस कार्यक्रम जो कि डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट केरल चलाता है, ये एक्सपैंड करना चाहता है इसकी ड्यूरेशन, ये कहाँ का है आपसे पूछ सकते हैं, तो केरल का है ये। महिला एवं बाल विकास विभाग चलाता है और महिलाओं के लिए कल्याणकारी कार्य करता है ये कवल स्कीम के तहत। न्यायमूर्ति संजय यादव अभी बन गए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सही है। उसके बाद बारबरा क्रिजकोवा ने अनास्तासिया को हरा करके
फ्रेंच ओपन विमेंस टाइटल जीत लिया था, डिस्कस कर चुके हैं हम। हिमाचल प्रदेश के सिस्सू में समुद्र तल से 10,000 की फीट पर विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाने की योजना है। तो सही है, ये आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। भारतीय रेलवे द्वारा अपने बेड़े में कितने हॉर्स पावर एचपी के 7 WAG-12B इंजन को शामिल किया गया है? तो 12,000 हॉर्स पावर के WAG-112 मतलब 12B इंजन को इन्होंने शामिल किया है। ऑप्शन नंबर बी। नागराज अडिगा नाम के व्यक्ति को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ ऑल्ट्रॉनर्स में एशिया ओशनिया क्षेत्र का प्रतिनिधि चुना गया है। ये किस देश के हैं? तो ऑब्वियसली इंडिया के हैं ये। ऑप्शन नंबर ए। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा घोषित हुआ है? केरला, सॉरी माफ़ कीजिएगा, केरल का नाम आ जाता है डेवलपमेंट में बार बार। गोवा है रेबीज फ्री स्टेट ऑफ इंडिया, फर्स्ट स्टेट जिसने रेबीज को अपने स्टेट से एलिमिनेट कर दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अभी घोषणा की थी कि वो स्वयं को जीरो कार्बन एमिशन वाला ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे। नेट जीरो कार्बन एमिशन का इन्होंने लक्ष्य रखा है। कब तक? 2035 तक। उसके बाद यूनियन टेरेटरी लद्दाख जो अभी हाल में ओपन डिफिकेशन फ्री घोषित हुई है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड जो है ये वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया लिक्विड जो है अर्जेंटीना के फार्मर्स को अवेलेबल करवाने वाले हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। मई 2021 में किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को संयुक्त अरब अमीरात ने गोल्डन वीज़ा प्रदान किया था? तो गोल्डन वीज़ा संजय दत्त को मिला है। गोल्डन वीज़ा क्या होता है? लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है, बार बार रिन्यू नहीं करवाना होता है, 5 से 10 साल के लिए मिलता है, बशर्ते जिसको वीज़ा दिया जा रहा है वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको मिलता है। उसके बाद मई 2021 को वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 43वीं GST परिषद की बैठक की अध्यक्षता की थी वर्चुअल माध्यम से। संयुक्त उसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को ये पुरस्कार मिला था, WHO विशेष महानिदेशक पुरस्कार। किस लिए? भारत में ई सिगरेट्स वगैरह पर नियंत्रण लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। खेल मंत्रालय ने, खेल और युवा मामलों के मंत्रालय ने 7 राज्यों में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला किया? 7 राज्यों में खोले जाएंगे 143 केंद्र। कौन कौन से 7 राज्यों में खोला जाएंगे? गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मिजोरम, मध्य प्रदेश, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी ने कोरोना मुक्त पंजाब अभियान के लिए मिशन फतेह को शुरू किया। मिशन फतेह ये पिछली बार भी लाए थे, ये है मिशन फतेह 2.0। उसके बाद चीन के जिनजुआंगसू प्रांत में बर्ड फ्लू का पहला यहाँ पर स्ट्रेन देखा गया था। बर्ड फ्लू स्ट्रेन से मानव संक्रमण का पहला मामला एक बार फिर से महान चाइना की तरफ से देखा गया ऊपर। फिर उसके बाद है कि ईरानी नौसेना के सबसे बड़े युद्धपोत खार्ग में आग लग गई थी और ओमान की खाड़ी में डूब गया था ये। ठीक, ये न्यूज़ में आई थी चीज़। तो सारे यहाँ पर कथन सही हैं, तो गलत कोई नहीं है। अभी हाल में किस राज्य की सरकार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में गर्ल्स के लिए या फीमेल्स के रिजर्वेशन कितना निर्धारित किया है? 33%। ऑप्शन नंबर सी। भारत की पहली कार टी सेल थेरेपी मुंबई में परफॉर्म की गई थी कब? ये 4 जून 2021 को। हाँ, और ये आपको देखना है कि ये CAR-T सेल जिसको बोलते हैं शिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल, इसका उपयोग किसके लिए होता है? तो ये 3rd स्टेज कैंसर को ट्रीट करने के लिए होता है। हालांकि इसमें 3-4 करोड़ रुपए लगते हैं। भारत में ये टेक्नोलॉजी नहीं है, भारत से बाहर के चीज़ें ला करके इसको परफॉर्म किया जाता है। अभी इंडिजिनस हमारा सिस्टम इसमें नहीं डेवलप हुआ है। हालांकि इस तरह की पहली सर्जरी ये परफॉर्म की गई थी 4 जून को सॉरी। किसने किया था? ये किया था जो मुंबई में अस्पताल है टाटा मेडिकल हॉस्पिटल्स वालों ने IIT मुंबई के साथ मिलकर के ये किया था। ये CAR-T सेल्स जो है ये 3rd स्टेज कैंसर को ट्रीट करने के लिए काफ़ी इफेक्टिव मानी जाती है। हालांकि हमारे यहाँ पर इसके अभी पूरे प्रावधान नहीं है। हाल ही में किसने घोषणा की है कि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये फाइनली अब बंद हो जाएगा 15 जून 2022 को, जिसमें कई सारे सरकारी कर्मी अभी भी काम करते हैं भारत के, ये नहीं रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट का है इंटरनेट एक्सप्लोरर, अभी फाइनली बंद हो जाएगा 2022 में। राजा पर्व ये कहाँ का है? राजा पर्व ये एसोसिएटेड है ओडिशा से। ऑप्शन नंबर ए। CSIR नेशनल लेबोरेटरी पुणे ने अभी हाल में एक स्वास्तिक नामक डिसइंफेक्शन वाटर टेक्निक विकसित की है। वाटर को जो है शुद्ध करने के लिए, मतलब ये पानी में कीटाणु शोधन करने के लिए, वो भी नेचुरल ऑयल्स का प्रयोग करके। तो ये है स्वास्तिक। ठीक है, उसके बाद US ने रिमेन इन मैक्सिको प्रोटोकॉल को अब खत्म कर दिया है जो कोविड-19 की वजह से चल रहा था माइग्रेंट्स के लिए। और 2 एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स जो हैं, एक पूरा लूनर एक्लिप्स और एक सुपर मून साथ साथ देखे गए हैं लगभग 6 वर्ष के बाद। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। ये एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, ACF के पेपर में इससे संबंधित आया था। लगातार 1-1.5 साल से दिशा निर्देश आ रहे थे खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की तरफ से कि सोने की हॉलमार्किंग अनिवार्य होगी। भारत में लोग इतना सोना खरीदते हैं, लेकिन कुल सोने का केवल 30% हॉलमार्क्ड सोना है। तो गाइडलाइन आई थी कि 14, 18, 20 कैरेट की हॉलमार्किंग अनिवार्य हो जाएगी, लेकिन अब ये फाइनली लागू हो गई है 16 जून से। ठीक, 14, 18, 20, 22, 23, 24 कैरेट ये सभी तरह का सोना जो है हॉलमार्किंग के साथ ही बिकेगा, वरना लोग जाएंगे जेल, पेनाल्टी देनी पड़ेगी। हालांकि अगस्त तक कोई पेनल्टी नहीं लगाई है, अगस्त तक पुरानी ज्वेलरी को हॉलमार्किंग करने का समय दिया गया है। हमारा क्वेश्चन बेसिकली ये है
जो कि नहीं बताया जाता किसी ने कि किस तरह की ज्वेलरी को या फिर किसको किसको छूट दी गई है इस अनिवार्य हॉलमार्किंग से। तो जिन सुनारों का जो कारोबार है 40 लाख रुपए साल से कम है, उनको कोई हॉलमार्किंग नहीं करानी है। सही है ये। उसके बाद है कि जो ज्वेलरी 2 ग्राम से कम की है उसमें हॉलमार्किंग नहीं करानी है, ये भी सही है। कोई भी सोने के धागे किसी कपड़े में लगे हुए हैं तो उसमें हॉलमार्किंग नहीं जरूरी है। कोई अगर सोने का दांत कोई लगवा रहा है तो उसमें नहीं जरूरी है। कोई रिसर्च चल रहा है गोल्ड ऑब्जेक्ट को लेकर के तो उसमें नहीं जरूरी है। कोई लैब में सोने से कोई रिएक्शन परफॉर्म करना चाहता है तो भी नहीं जरूरी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। BIS की जो स्कीम चल रही है, वन नेशन वन स्टैंडर्ड, उसके तहत हम लोगों को इसमें बताना है रिसर्च डिज़ाइन और स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो भी चर्चा में रहा था इंडियन रेलवेज का, उसके संदर्भ में कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो रिसर्च डिज़ाइन और स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO विंग जो है इंडियन रेलवे का, ये तीसरा SDO ऑर्गेनाइजेशन बन गया इंडिया का। तो ये इनकरेक्ट है, ये तीसरा नहीं पहला ही बना है SDO ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का। RDSO जो है इसको स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन जो है BIS का, उसके तहत टैग दिया गया है। BIS ये नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ये जो है हमारी ये स्कीम लाई था कि गवर्नमेंट का जो विज़न है वन नेशन वन स्टैंडर्ड, यानी एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो करके जो है चला जाएगा। तो उसके तहत जो ये सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला ऑर्गेनाइजेशन है हमारा रिसर्च डिज़ाइन और स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इंडियन रेलवेज के अंतर्गत। ठीक, तो एक्सप्लेनेशन में देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि RDSO जो है ये पहला इंस्टीट्यूट है जिसको SDO प्रमाण पत्र मिला है। हाल ही में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने इंडिया विंड एनर्जी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 25 तक कितनी क्षमता भारत स्थापित कर लेगा विंड एनर्जी की। ये भारत स्थापित कर सकता है 20 गीगावाट तक। आप हमको ये कमेंट करके बताइए कि 2030 तक जो भारत है कितने गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त करना चाहता है। क्या वो 550 गीगावाट है, क्या वो 450 गीगावाट है, 650 है कि 500 है? आप कमेंट करके बताइए। तो जो हमने स्पोर्ट्स करंट अफेयर में डिस्कस किया था कि जो 74 गोल के साथ दूसरे सबसे ज़्यादा गोल लगाने वाले खिलाड़ी बन गए सुनील छेत्री। तो पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, हमने डिस्कस किया हुआ है। और इन्होंने सरपास किसको किया है? लियोनल मेसी को किया है। लियोनल मेसी के कितने गोल्स हैं? 72 हैं। तो ये फिर एक बार इनको सरपास कर लेंगे, फिर सुनील छेत्री इनको सरपास कर लेंगे, ये चलता रहता है। हालांकि सबसे ज़्यादा किसके इस समय आप याद रखिएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ही। उसके बाद IIT हैदराबाद ने हाल ही में एम्फोटेरिसिन B की नैनो फाइबर आधारित AMB टैबलेट्स विकसित किए हैं। एम्फोटेरिसिन B जो है ये बहुत काम आने वाली थी कोविड-19 में, मतलब मिल नहीं रही थी लोगों को, जैसे फेबीफ्लू भी नहीं मिल रही थी, जैसे कि रेमडेसिविर के इंजेक्शंस वगैरह नहीं मिल रहे थे। तो ये भी एक कह सकते हैं कोविड-19 के रिलीफ ड्रग के रूप में इस्तेमाल की जा रही थी और काफ़ी इसकी कमी देखी गई थी। हालांकि IIT हैदराबाद में बाद में नैनो फाइबर बेस्ड AMB टैबलेट विकसित की। उसके बाद इंडिया का जो ऑफिशियल सॉन्ग रहेगा टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए वो रहेगा लक्ष्य तेरे सामने। इसको गाया किसने है? मोहित चौहान ने, याद रखिएगा। उसके बाद हमको बताना है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से जो सीनियर एज ग्रोथ इंजन जो है ये जारी किया गया पोर्टल, ये किसने जारी किया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। हमसे पूछ सकते हैं बिना ये दिए फुल फॉर्म, सेज पोर्टल किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बुजुर्गों से। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में वेयान नामक गांव जो है वयस्क आबादी का टीकाकरण पूरा कंप्लीट करने वाला पहला गांव बन गया है। सही है ये। उसके बाद है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दिव्यांग बच्चों के लिए कंटेंट का विकास करने के लिए दिशा निर्देश दिए थे। नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान 112 पिछड़े क्षेत्रों में या फिर आकांक्षी जिलों में जारी किया। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। गोवा ने अपने स्थापना दिवस के अवसर पर सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम की शुरुआत की थी। सभी पूरे रूरल हाउस होल्ड्स हैं स्टेट में उनके लिए। तो गोवा का फाउंडेशन डे का बनाया जाता है 30 मई को। ठीक है। 5 और 6 जून 2021 को फिल्म प्रभाग ने विश्व पर्यावरण दिवस के महत्व को मनाने के लिए ओआसिस ऑफ होप का ऑनलाइन आयोजन किया था। ठीक है। यूनटैब स्कीम जो है लद्दाख के उपराज्यपाल जी ने लॉन्च की है। डेनमार्क की संसद ने कृत्रिम द्वीप के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है। ठीक है। आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है डेनमार्क। हमारा आंसर हो जाएगा डी, सारे कथन सही है। हाल ही में नॉलेज इकोनॉमी मिशन जो है किस स्टेट ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है केरल ने, नॉलेज इकोनॉमी मिशन केरल। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नया फाइलिंग पोर्टल आया है incometax.gov.in। ठीक। राजस्थान चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि ऑक्सी वन वो लोग क्रिएट करेंगे 80 एकड़ में। ठीक है, ऑक्सी वन। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पायलट प्रोजेक्ट जो है E100 लॉन्च किया इथेनॉल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पुणे से। इसमें ई का मतलब मैंने बता दिया आपको, ई का मतलब आप इथेनॉल ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा इसमें, एक्चुअली यहाँ पर राजस्थान नहीं होगा, हरियाणा होगा। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने ऑक्सी वन अनाउंस किए, ऑक्सीजन फॉरेस्ट। तो इसमें हमको इनकरेक्ट चूज़ करना था, इनकरेक्ट हो जाएगा ओनली सेकेंड। तो इसमें राजस्थान की जगह क्या होगा? हरियाणा, जो कि दिया हुआ एक्सप्लेनेशन में।
हाल ही में किस राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर एक थिंक टैंक का सृजन किया है जिसे गोवा इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन, शॉर्ट में गिफ्ट कहा जा रहा है। तो नीति आयोग के आधार पर जो एक नया थिंक टैंक बनाया है राज्य ने अपने लिए, वो है गोवा। इसका नाम रहेगा गिफ्ट शॉर्ट में। टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर स्कीम, ये किसकी है? भारत भूटान की संयुक्त रूप से, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद फेंगुइन 4B को उसकी कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। मौसम संबंधी उपग्रह है। इसका उपयोग मौसम विश्लेषण, पर्यावरण और मौसम निगरानी क्षेत्र में कौन करेगा? चाइना, ऑप्शन नंबर सी। डिफेंस मिनिस्टर ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो सेटअप किए गए हैं न्यू दिल्ली में, उसको लॉन्च किया। सही है। उसके बाद है कि गूगल ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो वर्ल्ड के सबसे लंबे सी केबल डालने वाले हैं कनेक्शन को और मजबूत करने के लिए। सही। उसके बाद कंपनी फ्लिपकार्ट ने जो है तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप की थी मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट के लिए। ये भी सही है। आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत जी ने दिव्यांगता खेल केंद्र हमारे देश में कहाँ पर स्थापित करने के लिए घोषणा की है, जो दिव्यांग जनों के बीच खेल को प्रमोट करेगा। ये स्थापित किया जाएगा अहमदाबाद में, ठीक है, दिव्यांग खेल केंद्र। अगला क्वेश्चन है कि नफ्ताली बेनेट जो है 13वें प्रधानमंत्री बने हैं। सही है। आयुष मंत्रालय ने नमस्ते योग मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। भारतीय मूल के अमेरिकी पत्रकार मेघा राजगोपालन को इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला। सभी स्टेटमेंट सही है। आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। हाल ही में अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक किसने विकसित की है? आईआईटी खड़गपुर ने, ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किसने चलाया है? शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर ने, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में पुणे की एक स्टार्टअप थिंकर टेक्नोलॉजीज ने एक 3D प्रिंटेड मास्क विकसित किया है। और जितनी भी जीएसटी काउंसिल्स की बैठक होती हैं वो तो चेयर करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर ही। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ करेक्ट। हाल ही में किस राज्य या फिर यूटी ने मंत्रिमंडल मतलब किस राज्य या यूटी के मंत्रिमंडल ने शहरी क्षेत्रों में 50 वर्ष से अधिक उम्र के पुराने पेड़ों के संरक्षण के लिए एक कार्य योजना को मंजूरी दी है? तो ये मंजूर किया है महाराष्ट्र ने। कई सारी और भी गाइडलाइन आई है कि जहाँ पर भी फॉरेस्ट हटाया जाएगा उसकी जगह उतने ही संख्या में पेड़ लगाने होंगे दूसरी जगह। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह जिसे बोला जा रहा है वीज़ा वुडसैट, तो यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी वर्ष 2021 के अंत तक इसको लॉन्च करेगी। हालांकि ये फिनलैंड की एक कंपनी ने बनाया है, ठीक है। न्यूजीलैंड के माहिया पेनिनसुला लॉन्च कॉम्प्लेक्स से इसे लॉन्च किया जाएगा। सही है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष यान संरचनाओं में प्लाईवुड जैसी लकड़ी की सामग्री की प्रयोज्यता का परीक्षण करना है कि प्लाईवुड पर क्या असर पड़ता है, मतलब बेसिकली स्पेस के एनवायरनमेंट में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम हाल में किसने शुरू की है? वेलफेयर स्कीम, सोशल वेलफेयर के लिए पश्चिम बंगाल में। और अगर आपको याद हो कि 2020 यूपीपीसीएस में एक पेपर आया था कि लाइव स्टॉक क्रेडिट कार्ड जो है किसने जारी किया था, किस स्टेट ने? तो उसका आंसर होगा हरियाणा। किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में 2022-2024 के लिए चुना गया है? यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए भारत को चुना गया है, ठीक है, एज अ मेंबर। ये हम समिट्स में डिस्कस कर चुके हैं कि मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम ने किसने संबोधित किया था भारत की तरफ से? प्रधानमंत्री जी ने। योग दिवस के अवसर पर इंडिया पोस्ट ने एक स्पेशल कैंसिलेशन को जो है लॉन्च करने की घोषणा की थी। स्पेशल कैंसिलेशन आप समझ लीजिए क्या होता है फिलेटली की भाषा में। स्पेशल कैंसिलेशन मतलब एक स्टैंप पोस्टल डिपार्टमेंट जारी करेगा, उसमें कुछ मार्किंग होगी, कुछ लिखा होगा, उसको कोई यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है। मतलब वो बहुत ही फिलेटलिस्टिक महत्व की होगी, उसको कोई यूज़ नहीं करेगा, यानी कि आप उसको बाय नहीं कर सकते हैं। वो खाली एक कमेमोरेशन के तौर पर पोस्टल डिपार्टमेंट अपने यहाँ पर रख लेगा। तो योग दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए एक स्पेशल तरह की डाक टिकट कह सकते हैं हम लोग, इंडिया पोस्ट ने जारी करने की घोषणा की थी। वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट डायमंड अभी खोजा है, कह सकते हैं हम लोग, बोत्सवाना की एक खान में। ये भी सही है। उसके बाद इब्राहिम राइसी जो है प्रेसिडेंट ऑफ ईरान अभी इलेक्ट किए गए हैं। तो तीनों स्टेटमेंट ये भी सही है। आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने हवाई अड्डे की सेवा गुणवत्ता के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का डायरेक्टर जनरल रोल ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार प्राप्त किया है? ये कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। 2018 में न्यूज़ आई थी कि कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट ये था आपका एयरपोर्ट, ठीक है। अपना पहला स्टेल्थ नेवल शिप कौन बना रहा है? पूरी मतलब ये फुल स्टेल्थ नेवल शिप बना रहा है रशिया। अभी इसके बारे में इतनी न्यूज़ है, अगर कोई इसका नाम वगैरह आता है तो हम आपको बताएंगे। ये थोड़ा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण संस्थान ने भारत के पहले स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन SPAG9 के लिए ट्रेडमार्क ASPGN ITM प्राप्त किया है, ठीक है। SPAG9 ये पहला भारत का इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस ट्यूमर एंटीजन ये बन गया है, ASPAGN ITM, ठीक है। और ये भारत का पहला एंटीजन ट्यूमर इंडिजिनस एंटीजन ट्यूमर SPAG9 डिस्कवर किया गया था
डॉक्टर अनिल सूरी के द्वारा। ठीक है, तो बैट्रोकोलॉजी से रिलेटेड ये फैक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा डी। इनमें से किस देश ने 2033 तक मंगल ग्रह में अपना पहला मानव युक्त मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो चाइना ने की है, चांद पर भेज चुके, अब मार्स में भेजेंगे अपने लोग। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मिलकर हाई स्पीड रेल के लिए दुनिया का पहला एक्सक्लूसिव ग्रेन रेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। आईआईटी मद्रास ने इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और जोखिम पूंजी में नेतृत्व प्रदान करने के लिए स्टार्टअप और जोखिम वित्त पोषण अनुसंधान केंद्र, जिसको शॉर्ट में क्रेस्ट बोला जा रहा है, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन स्टार्टअप्स एंड रिस्क फाइनेंसिंग, क्रेस्ट, इसको लॉन्च किया है। इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। इनमें से किस कंट्री ने हिमालय के तिब्बती क्षेत्र में अपनी पहली इलेक्ट्रिक बुलेट ट्रेन लॉन्च की है? ये लॉन्च की है चाइना ने। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? 114 देशों में कुल मिलाकर 14वीं है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों को 50% तक कब तक कम करने का लक्ष्य रखा है? 2024 तक। भारत का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज वजीर एक्स जो है, इसने देश का पहला NFT मार्केट प्लेस लॉन्च किया है। NFT का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन फंजिबल टोकन्स। भारत का पहला नॉन फंजिबल टोकन्स मार्केट प्लेस लॉन्च किया है। अंकटाड की नवीनतम वैश्विक निवेश रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में FDI प्रवाह के मामले में 5वां सबसे बड़ा प्राप्त करता है। ठीक, और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा था कि मिल्खा सिंह जी के नाम पर एक पैराग्लाइडिंग क्लब की स्थापना की जाएगी हरियाणा में। ऑप्शन नंबर डी। ऑलिव रिडले टर्टल्स की रक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया किसने लॉन्च किया था? ओडिशा ने। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सतह पर और उसके नीचे बर्फ और अन्य संसाधनों की खोज के लिए 2023 तक अपने पहले मोबाइल रोबोट वाइपर रोवर को भेजने की घोषणा की है? नासा अपने रोबोट वाइपर रोवर को भेजेगा, जो कि चलने में सक्षम है। वाइपर रोवर का फुल फॉर्म नीचे लिखा हुआ है। कोविड-19 से निपटने के लिए एक्सटेंशन ऑफ हॉस्पिटल स्कीम किसने शुरू की है? इंडिया ने। ऑप्शन नंबर सी। कोविड-19 से निपटने के लिए सेकेंड वेव में संजीवनी परियोजना किसकी लाई गई है? हरियाणा के द्वारा, संजीवनी प्रोजेक्ट। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने वायु नामक एक उपकरण विकसित किया है, जिसका उपयोग निरंतर सकारात्मक वायु मार्ग दाब मशीन के विकल्प के रूप में किया जा सकता है? यानी कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मशीन के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका नाम जीवन वायु है। IIT रोपड़ ने बनाया है। नासा के वैज्ञानिकों ने आइबेक्स उपग्रह के डेटा का उपयोग करके सौरमंडल और इंटरस्टेलर स्पेस के बीच हीलियोस्फेयर नामक सीमा का एक पहला 3D मानचित्र बनाया है। ठीक है, हीलियोस्फेयर की 3D मैपिंग करने वाला जो ये संगठन है वो नासा है, इसको ऐसे पूछ सकते हैं। उसके बाद जून 2021 में आदि प्रशिक्षण पोर्टल किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से अर्जुन मुंडा ने। इंडियन ओरिजिन के सत्या नडेला को चेयरपर्सन बना दिया गया माइक्रोसॉफ्ट का। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। चाइल्ड अब्यूज़ से संबंधित जो भी सामग्री होती है उसको अपने प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट नामक इनिशिएटिव किसने शुरू किया है? फेसबुक ने। प्रतिभावान प्रतियोगी परीक्षार्थियों को हेल्प करने के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को किसने स्वीकृत किया है अपने राज्य में? राजस्थान ने। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद ये स्पेस से रिलेटेड करंट अफेयर, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बेबी स्क्विड और टार्डिग्रेड्स नामक 2 जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनको स्पेस में भेजने की योजना बनाई है? मतलब ये भेजा है। ठीक है, SpaceX ने भेजा है। ये कुल मिलाकर ये ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर यहाँ पर ह्यूमंस के साथ स्पेस के एनवायरनमेंट में जीरो ग्रेविटी में किस तरीके का हो सकता है। देश की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी NTPC लिमिटेड प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के CEO वाटर मैंडेट में शामिल हो गई है। ठीक, उसके बाद भारत और सेंट विंसेंट और द ग्रेनेडाइंस के बीच करों के संबंध में सूचना के आदान प्रदान और कर संग्रहण तकनीक में सहायता के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये भी सही है। कोरोना काल में इजराइल दुनिया का पहला मास्क फ्री कंट्री बन गया है, यानी कि इजराइल ने अनाउंस किया कि जिनको वैक्सीन लग चुकी है अब उनको मास्क लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मास्क को नॉन कंपलसरी करने वाला पहला देश बना इजराइल। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने हाल ही में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क वर्चुअल फॉर्म में कहाँ पर लॉन्च किया? रायपुर छत्तीसगढ़ में खुला है इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क। सी। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली द्वारा भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की अनुमति देने वाला एक विधेयक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय समीक्षा और पुनर्विचार अधिनियम 2020 कब पारित किया गया? ये पारित किया गया वहाँ पर 10 जून 2021 को। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेल को स्टेशन परिसर और रेलगाड़ियों में सार्वजनिक बचाव और सुरक्षा सेवाओं हेतु कितने मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के आवंटन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी? तो 700 मेगाहर्ट्ज के लिए मंजूर कर दिया गया है। नेशनल कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ ओबेसिटी के बारे में आपको बताना है, नीति आयोग द्वारा मात्र किशोर और बचपन के मोटापे की रोकथाम हेतु राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। सही है।
और डॉक्टर वी के पाल की अध्यक्षता में ये सम्मेलन किया गया और इसमें एक नीति आयोग के अतिरिक्त सचिव हैं डॉक्टर राकेश सरवाल, उन्होंने ओबेसिटी यानी मोटापे को एक मौन महामारी यानी साइलेंट एपिडेमिक की संज्ञा दी। ठीक है, वैसे तो ऐसा हो सकता है प्री में ना आए, लेकिन ओबेसिटी संबंधित आप लिखिएगा तो ये साइलेंट एपिडेमिक वाला टर्म काफ़ी अच्छा है, इसको यूज़ कर सकते हैं। मंगोलिया के 6वें राष्ट्रपति कौन बने हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद यूएस ने हाल ही में बनाया एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टॉकमाक रिएक्टर, जिसको आर्टिफिशियल सन बोला जाता है। पहला स्टेटमेंट ये नॉट करेक्ट है क्योंकि इसको यूएस ने बनाया है, चाइना ने बनाया है आर्टिफिशियल सन वाला ये कॉन्सेप्ट। ये काफ़ी दिन से न्यूज़ में है और अभी एक रिपोर्ट आई थी कि ये मतलब सन से भी ज़्यादा टेम्परेचर ये क्रिएट कर सकता है आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में। 2020 तक हिडेलबर्ग सीमेंट प्लांट्स जो हैं ये वर्ल्ड के पहले कार्बन न्यूट्रल सीमेंट प्लांट होंगे स्वीडन में। ठीक, ये भी सही है। एस्ट्रोनॉमर जो है यूएस स्पेस एजेंसी नासा के, इन्होंने एक नया एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किया है जिसका टेम्परेचर सेम अर्थ के बराबर है। सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट ओनली, क्योंकि इसमें इनकरेक्ट बताना था। ठीक है, तो ये दोनों करेक्ट है और फर्स्ट वाला नॉट करेक्ट है। हाल ही में विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस 2021 के अवसर पर दूसरे राष्ट्रीय सिकल सेल सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? अर्जुन मुंडा ने किया था, क्योंकि ये कन्वेंशन या फिर हम कह सकते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम नेशनल सिकल सेल कॉन्फ्रेंस ये आयोजित की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से, क्योंकि ट्राइबल पीपल में सिकल सेल अमोनिया ये सिकल सेल डिसीज़ के ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। पैन बायो कोविड के बारे में बताना है। पैन बायो कोविड जो है कोविसेल्फ के बाद दूसरी रैपिड एंटीजन टेस्ट किट है जो कि लोग यूज़ कर सकते हैं। सेल्फ यूजेबल किट है ये, और इसको जो है 5 जुलाई तक अप्रूवल मिल जाएगा बता रहे हैं, और इसको डेवलप किया है एबट रैबिट डायग्नोस्टिक डिवीजन शिकागो ने। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी। अभी हाल ही में $100 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वहाँ के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए किसने जारी किया है? भारत ने, श्रीलंका के लिए। हाल ही में जीआई टैग के किस उत्पाद को महाराष्ट्र के जलगांव से दुबई भेजा गया है? जलगांव केला को, ऑप्शन नंबर सी। डीप सी मिशन अभी लॉन्च कर दिया गया था, अप्रूव कर दिया गया था, मतलब ये हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रेसिडेंट जो है ज़ैम्बिया के डॉक्टर केनेथ डेविड, इनका निधन हो गया था। उसके बाद बिहार से कौन सा जो है उत्पाद जीआई टैग वाला भेजा गया था? यूनाइटेड किंगडम जर्दालू मैंगो। जर्दालू मैंगो भेजा जा चुका है यूनाइटेड किंगडम। शाही लीची जो मुजफ्फरपुर की है जीआई टैग जिसको मिला हुआ है बिहार से, वो भेजी जा चुकी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। 21 जून को एम योगा ऐप किसने लॉन्च किया? प्रधानमंत्री जी ने, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद किन 2 देशों की सह अध्यक्षता में प्रथम भारत अरब ऊर्जा संगोष्ठी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई? इंडिया मोरक्को, ए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने अभी इंडियन नेटवर्क फॉर मेमोरी स्टडीज़ लॉन्च किया है, सही है ये। उसके बाद है कि नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एनसीपीसीआर ने अभी हाल ही में बाल स्वराज कोविड केयर लिंक लॉन्च किया है केयर और प्रोटेक्शन के लिए जो कोविड से प्रभावित हुए थे। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, यानी दोनों कथन सही हैं। तो इसमें 47वां समिट जो हुआ था G7 नेशंस का, उसके बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है। इसमें पहले वेन्यू दी हुई है, ये सही है। अध्यक्षता किसने की? बोरिस जॉनसन ने, ये भी सही है। प्रधानमंत्री जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया भारत की तरफ से, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा इसमें डी, ऑल ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से कौन सा देश ये पहला देश बना जो वैक्सीन पासपोर्ट जारी करेगा? वैक्सीन पासपोर्ट बेसिकली पासपोर्ट की तरह एक डॉक्यूमेंट है जो प्रमाणित करेगा कि जो व्यक्ति जा रहा है कहीं पर वो वैक्सीनेटेड है पूरी तरीके से, और कहीं पर दूसरे देशों में उसको रेस्ट्रिक्शंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जापान ने अपने नागरिकों के लिए जारी किया है वैक्सीन पासपोर्ट। स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर जो है स्टीफन लोफवेन, इन्होंने कॉन्फिडेंस वोट खो दिया है और स्वीडन के पहले प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने कॉन्फिडेंस वोट लूज कर दिया। ठीक, इसमें इनकरेक्ट बताना है, तो पहला तो करेक्ट है। दूसरा है कि केरला जो है ये पहला स्टेट बन गया है इंडिया का जहाँ पर 3 प्रजातियाँ जो है क्रोकोडाइल की पाई जाती हैं, तो ये गलत है। यहाँ पर केरला की जगह क्या होगा? ओडिशा होगा। ठीक है। फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट जो है रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है केरल का, उसने कहाँ पर इसको लगाया है? आउटस्कर्ट्स ऑफ गुवाहाटी, असम में। इसको बनाया ही इसीलिए गया है जेनेटिकली मॉडिफाई करके कि ये जितने भी असम के आसपास जो ज़्यादा अनुकूलित क्षेत्र नहीं है रबर प्लांट के लिए, वहाँ पर ये रेजिस्टेंस शो करे प्रतिकूल इन्वायरमेंट के प्रति और अच्छा ग्रो करे, इस वजह से इसको लगाया गया। ये वर्ल्ड का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको असम में लगाया गया, गुवाहाटी के पास। आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ओनली 2। सेकंड वाला नॉट करेक्ट है, बाकी फर्स्ट करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है। ठीक है। उसके बाद है कि G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? इटली में। आज़ादी के अमृत महोत्सव जो हम बना रहे हैं, आज़ादी के 75 वर्ष, उसके तहत झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया था? मध्य प्रदेश में ये आयोजित किया गया था, जबलपुर में।
इकोनॉमिक सर्वे में आपने पढ़ा होगा कि 20% इथेनॉल जो हम मिश्रण करना चाहते हैं पेट्रोल में, उसकी जो कट ऑफ है वो कितनी है, 2030। लेकिन अब मार्च 2021 से इस कट ऑफ डेट को और घटा दिया गया है। अब हम जो 20% इथेनॉल सम्मिश्रण का जो टारगेट रख रहे हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल का, वो अब हो गया है 2025 तक। तो ये है क्वेश्चन। उसके बाद है जून 2021 में कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस देश में एक व्यस्त सड़क को कोविसेफ रोड अर्थात कोविड प्रोटोकॉल की मॉडल रोड घोषित किया गया। तो ये भी एमपी स्पेसिफिक है। इंदौर में एक मॉडल रोड घोषित किया गया, कोविसेफ रोड, एक व्यस्त सड़क को। ये आप देख ही चुके हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने किसके साथ मिलकर डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम शुरू किया है, व्हाट्सएप के साथ। ये बहुत बहुत ज़रूरी और सबसे ज़रूरी क्वेश्चन है इस पूरे वीडियो का कि रायमोना नेशनल पार्क जो है असम का छठा और भारत का 105वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया था, ठीक है। और 2 ही दिन बाद दिहिंग पटकाई जो है इसको 7th नेशनल पार्क बनाया गया था असम का। और इस तरीके से असम में हो गए थे 7 नेशनल पार्क, और कुल मिलाकर भारत में कितने नेशनल पार्क हो गए थे दिहिंग पटकाई के बाद, 106। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपके पास बुक्स हैं, नोट्स हैं, उसमें अब लिख लीजिएगा कि भारत में नेशनल पार्क अब कितने हो गए, 106। असम में कितने हो गए, 7। लेटेस्ट कौन सा बना है, दिहिंग पटकाई। और उससे 2 दिन पहले कौन सा बना था, रायमोना। उसके बाद है कि नैफेड ने स्वास्थ्य जीवन को बढ़ावा देने के लिए पुष्टिकारक चावल की भूसी का तेल यानी राइस ब्रान ऑयल जो फॉर्टिफाइड है उसको प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया, ठीक है। और 11 जून 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सीमा सड़क संगठन द्वारा आयोजित पहली एकल महिला मोटरसाइकिल अभियान की शुरुआत की। इस एकल महिला अभियान में जो महिला थी वो मोटरसाइकिल चलाने वाली, वो कौन थी, कंचन उग्रसांडी, ठीक है। ये सिंगल वुमेन मोटरसाइकिल कैंपेन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था।